टीचर्स को जानना जरूरी है कि बुद्धि लब्धि होती क्या है। तो बुद्धि लब्धि तो ये हमने समझ लिया। वहां पे हम अब ये समझेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में समझेंगे। जैसे उससे पहले हम संवेग के बारे में जानेंगे कि संवेग क्या होते हैं। चलिए तो सीधे आते हैं मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आया हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस, हमने अभी इंटेलिजेंस पढ़ा, अब इंटेलिजेंस के आगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इंटेलिजेंस पढ़ा हुआ था, संज्ञान के बाद में हमने इंटेलिजेंस पढ़ा, इंटेलिजेंस की पूरी थ्योरी पढ़ी, इंटेलिजेंस के प्रकार पढ़े और इंटेलिजेंस को टेस्ट करना कैसे करते हैं, उसका आईक्यू क्या होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या होती है, ये सब समझ लिया। अब हम यहां से समझेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस एक टीचर के लिए, एक नागरिक के लिए, एक किसी भी सफल व्यक्ति के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी होता है। इमोशंस जो है वो एक ऐसा वेग है, एक ऐसा संवेग है, अगर जो उसको काबू में कर लिया वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता है जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। जो इमोशंस को कंट्रोल करके अगर अपने उसको बुद्धि के रूप में समझ लिया तो वही जो है वह सबसे बड़ा माना जाता है। तो चलिए आज हम इसी को जानेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। उससे पहले कुछ इमोशंस को समझेंगे। चलिए तो यहाँ पे सीधे हम बोर्ड पे आते हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको आप इंटर करते चलिए। कुछ इमोशंस को समझेंगे, इमोशंस क्या होते हैं। जैसे इमोशंस को समझेंगे, समझेंगे क्या क्या इमोशंस होते हैं। पहले तो हम समझेंगे सबसे पहले संवेग। इमोशन मतलब था संवेग। संवेग जो मैकडूगल उन्होंने कुल 14 संवेग बताए थे। संवेग को समझेंगे, संवेग क्या होता है। तो संवेग में हम मान सकते हैं क्या, जो है वह प्यार हो सकता है, स्नेह हो सकता है, प्यार हो सकता है, स्नेह हो सकता है, क्रोध हो सकता है, क्रोध हो सकता है। फिर आगे ले तो हम अंग्रेजी में कहें तो सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, एंग्री हो सकता है, एंग्री हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, सैड, हैप्पी, हैप्पी, फीलिंग, फीलिंग हो सकता है, फियरफुल हो सकता है, फियर हो सकता है, फियर भी हो सकता है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। ये सब क्या है, ये सब इमोशंस है। जो ये सारे इमोशंस हमको हर दिन देखने को मिलते हैं। ये सारे इमोशंस हमको हर दिन देखने को मिलते हैं। क्या क्या कि जैसे हमें कोई स्नेह है, प्यार है, या कोई क्रोध है, या कोई सरप्राइज है, या कोई ट्रस्ट है, या फिर एंग्री है, या सैड है, हैप्पी है, फीलिंग है, फियर है, अनसर्टेनिटी है। ये हमको हर दिन देखने को मिलता है, हर दिन देखने को मिलता है। कभी हर क्षण हमको, कभी हो सकता है कभी हम एक पल के लिए दुखी हो तो दूसरे पल के लिए हम खुश हो जाए। एक पल के लिए हमारा किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है तो दूसरे पल के लिए किसी ने हमारा ट्रस्ट जोड़ लिया है। एक पल के लिए हमको अनिश्चितता है, दूसरे पल के लिए हमको निश्चितता है। एक पल के लिए जो है हम उसको माने कि हम जो है वह हम क्रोधित है तो दूसरे पल को माने कि हम खुशी हैं। एक पल को हम माने कि हमें डर लग रहा है, दूसरे पल को माने कि हम खुश हैं। तो ऐसे जो है ये सारे जो है इमोशंस हमको हर दिन देखने को मिलते हैं। अब यही इमोशंस, अगर ये इमोशंस को हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर ये इमोशंस को हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। हम वो काम को नहीं कर पाते, हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, या हम उस काम की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। तो अभी इन्हीं सभी चीजों को अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया, इन सब चीजों को जिसने बिल्कुल समावेशित कर लिया, इन सभी बातों को जिसने जो है मैनेज कर लिया, वो मैनेज कर लिया, वही क्या है, उससे बड़ा कोई इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई बुद्धि नहीं हो सकती, उससे बड़ा अचीवमेंट कोई नहीं हो सकता है जिसने इन सारी बातों को सकारात्मक रूप में ले लिया। इन सारी बातों को सकारात्मक रूप में ले लिया। जहां जरूरत है, जहां जरूरत है वहां पे क्रोध होने की, जहां जरूरत है वहां पे खुशी होने की। हमेशा अगर खुश रहेंगे तभी भी काम नहीं बनने वाला है। अगर आप हमेशा खुश रहेंगे तभी भी काम नहीं बनने वाला है। जो है श्री रामचंद्र जी बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। उनके जैसा इमोशनली इंटेलिजेंस व्यक्ति कोई था ही नहीं। बट वो भी क्या, उनको भी गुस्सा आया, उनको भी कई बार गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने भी बहुत सारे काम किए, गुस्से में उन्होंने भी बहुत सारे काम किए। उन्होंने भी मतलब ऐसा था कि जो कि नहीं काम करना तो भी उन्होंने काम किए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत थी, वहां पे उसकी जरूरत थी। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को मारा, मारा मतलब हिंसा उन्होंने भी करी। बट हिंसा वो कैसी थी, वह हिंसा सकारात्मक थी। उन्होंने अहिंसा भी अपनाया, उन्होंने सत्य भी अपनाया, उन्होंने सारा कुछ अपनाया था। बट वो सारा कुछ था क्या, वह सकारात्मक था। तो इसलिए वह जो है क्या, वह आदर्श पुरुष कहलाए, वह आदर्श पुरुष कहलाए। और आदर्श पुरुष में वह एक आदर्श राजा भी कहलाए।
आदर्श राजा भी कह रहा, तो ऐसे ही वो आदर्श बनना कैसे है, उस बनने के लिए हमको इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आना पड़ेगा, हमको जो है वह संवेगात्मक बुद्धि लेके आनी पड़ेगी। तो आज हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो संवेग हमने देखे हैं, ये सारे संवेग हैं, इमोशंस हैं, ये सारे संवेग हैं, इमोशंस है। इन्हीं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अब इन इमोशंस में कुछ इमोशंस जो है वह जन्मजात आते हैं, तो कुछ इमोशंस हम ग्रहण कर लेते हैं, बाहर वातावरण में आकर के हम ग्रहण कर लेते हैं। कुछ इमोशंस तो जन्मजात होते हैं और कुछ इमोशन जो है वह हम बाद में आते हैं, हमें बाद में मिल जाता है, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए, तो आज हम ऐसे ही इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इमोशंस। तो सबसे पहले हम इमोशंस को समझेंगे, इमोशन क्या है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया है। अब हम यही बात करें, हमने अभी इसके पहले क्या पढ़ा हुआ था, आईक्यू पढ़ा हुआ था। हमने आईक्यू पढ़ा हुआ था। लोग कहते हैं किसी का आईक्यू मतलब क्या, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि। किसी की बुद्धि बहुत प्रखर है, किसी की बुद्धि बहुत प्रखर है। तो हम अभी ईक्यू को जानते ही नहीं। ईक्यू क्या होता है, आईक्यू और ईक्यू, आईक्यू क्या होता है और ईक्यू क्या होता है, इसको हम जानते ही नहीं। अभी नहीं जानते। आईक्यू को तो हमने जान लिया कि ये बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि में हम बुद्धि लब्धि ग्राफ के जरिए मापते हैं, ग्राफ के जरिए मापते हैं। इधर वाला जो नेगेटिव है, इधर जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे मानते हैं कि लगभग 50% लोग जो है वो एवरेज के होते हैं, 50% लोग एवरेज के होते हैं, यानी 100% आईक्यू होता है, मतलब 100 आईक्यू होता है। इतना हमको पता है। हमको ये भी पता है कि किसी व्यक्ति का 120 आईक्यू होता है, किसी व्यक्ति का 140 आईक्यू होता है। जिसका 140 आईक्यू होता है वो सबसे प्रखर माना जाता है, वो सबसे प्रखर माना जाता है। बट हम कहें कि जो व्यक्ति प्रखर है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, या बहुत ज्यादा सोशली मेच्योर्ड है, या हर चीज को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने पढ़ाया हुआ था कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह ज्ञानी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसके पास ज्ञान भी बहुत सारा हो जाए, वह समाज को मेंटेन भी कर ले, ऐसा नहीं। उसके पास खाली क्या है, उसके पास बुद्धि है, वह समझदार व्यक्ति नहीं बन सकता है। वह क्या है, जो समझदार बनेगा, वो समझदार बनने के पीछे क्या होगा, समझदार जो है वो जब ईक्यू को होगा, जब वो अपने ईक्यू को मैनेज कर लेगा, जब इमोशनल क्वेश्चंस को या इमोशनल इंटेलिजेंस को वह मैनेज कर लेगा, तब जाकर के क्या होगा, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएगा। वह जो है अपने समाज को मेंटेन कर पाएगा। तो ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे किसको, ईक्यू को पढ़ेंगे कि ईक्यू क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे महाराजा हैं, बहुत सारे नेता हैं। इवन हम कह दें आईएएस और पीसीएस, मैंने बात करी हुई थी आईएएस पीसीएस, जो जिनके पास प्रखर बुद्धि होती है, जिनके पास हम बात कहें तो 130 से लेकर के 150 तक की आईक्यू होती है, जिनका इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, ये लोग जो है बुद्धि में तो आ जाएंगे। हम गार्डनर की बात कर रहे थे, गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। उसमें से कुछ बुद्धियां तो ऐसी हैं जो कि प्रखर होती हैं। जैसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे स्पेशल इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे वर्बल इंटेलिजेंस की बात कर लें, चाहे हम न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस की बात कर लें, ये सारे इंटेलिजेंस क्या है, ये इंटेलिजेंस प्रखर है, इसमें इंटेलिजेंस आ सकती है। बट आने के बाद यह जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का ईक्यू भी बराबर हो। इंटेलिजेंस, मैं भी इसके आगे चर्चा चलाऊंगा, इंटेलिजेंस मात्र 20% होता है। मतलब अगर इंटेलिजेंस की बात करें, मतलब आईक्यू की बात करें तो खाली 20% होता है, जबकि ईक्यू 80% तक होता है। उसको 80% तक बढ़ा सकते हैं। मैंने एक बात आपको कहा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति है उसका आईक्यू, अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू 80 है, अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू 80 है, तो 80 से वह क्या होगा, 80 से बहुत करेगा, वह 90 तक पहुंच जाएगा। अपने आईक्यू को 80 से 90 तक पहुंचा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, 80 तो जो है क्या है, उसका जन्मजात है, ये इनेट है। 80 उसका इनेट है। अब ये 90 जो है अपने वातावरण में आकर के बढ़ा लेगा, मतलब 10 आईक्यू तो वातावरण में आगे बढ़ा लेगा। वो भी बहुत जब तानेगा, अपने को बहुत खींचेगा, जब बहुत खींचेगा तब जाकर के बाद 10 बढ़ा लेगा, 10 आईक्यू बढ़ा लेगा, मतलब 10 पॉइंट वो बढ़ा लेगा। बट 10 पॉइंट बढ़ाने के लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम कितना समझे, इसको खाली हम 10 बढ़ा सकते हैं। जबकि ईक्यू क्या है, अगर किसी व्यक्ति के पास 40 है तो अपने ईक्यू को 120 तक बढ़ा सकता है, इसको यहां तक लेके जा सकता है, इसको यहां बढ़ा सकता है, इसको बढ़ा सकता है, यानी कितना, या इतना तक बढ़ा सकता है, इतना लंबा तक लेके जा सकता है। यानी ईक्यू को क्या है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ईक्यू को बढ़ाया जा सकता है। और ईक्यू जिसके पास है, आईक्यू नहीं होगा तभी भी, मतलब आईक्यू तो होना चाहिए, बुद्धि तो होनी चाहिए, बट अगर कम भी है तभी वो अपने ईक्यू को बढ़ा सकता है, और अपने पूरी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज में अपने आप को सामंजस्य बना करके बहुत बुद्धिमान बने हैं, और बहुत सारा बड़ा बड़ा काम किए, व्यापारी बने हैं और साइंटिस्ट बने, बहुत सारा काम किए हैं। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ईक्यू जरूरी है। तो ईक्यू के बारे में आज हम विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए, ईक्यू टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है। ईक्यू जो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इमर्जिंग टॉपिक है। इससे प्रश्न अभी तक यूपी टेट में नहीं आया हुआ है, अभी तक रीट में शायद एक बार एक प्रश्न आया हुआ है, रीट में एक बार प्रश्न आया हुआ है।
एक या दो बार प्रश्न आया हुआ। सीटेट में भी अभी एक ही बार प्रश्न आया हुआ, अभी उतनी बार प्रश्न नहीं आया, बट आने वाले समय में ईक्यू से प्रश्न आने वाले हैं। ईक्यू का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, बट ईक्यू से प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि ईक्यू भी आपको समझाना है। एक टीचर की वजह से, एक टीचर को ध्यान में रखते हुए ईक्यू उसको समझना होना, ईक्यू होता क्या है वो उसको पता होना, तो पता होना, इसीलिए मैं आज जो है वो ईक्यू लेके आया हूं। नहीं तो मुझे आज मुझे आपको लैंग्वेज और थॉट पढ़ाना था, मुझे आज आपको लैंग्वेज और थॉट पढ़ाना था, तो मैंने वहां पे कम कर दिया। सर संवेगात्मक बुद्धि इसे ही कह सकते हैं, हाँ इसी को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, इसी को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, इसी को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं। चलिए तो हम आगे बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस और क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। आज हम विस्तार में इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के जो है इमोशनल इंटेलिजेंस अपना अपना काम करते रहते हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। चलिए तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो भारत जो है, अपने भारत में सारे लोग, बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारी पॉपुलेशन क्या है, अगर सभी पॉपुलेशन को हम अगर एजुकेट कर दें, सही रूप में कर दें, तो हमारा भारत जो है वह जो अभी प्रगतिशील है, जो अभी विकासशील है, वह विकसित बन सकता है, क्योंकि हमारे पास पावर बहुत है और हमारे पास मैन पावर, यूथ का मैन पावर बहुत है। तो वह यूथ मैन पावर को अगर हम सही सकारात्मक राह पर लेके जाए, जिनके में इंटेलिजेंस नहीं है, जिनके में आईक्यू नहीं है, बट ईक्यू हम बढ़ा दें, ईक्यू बढ़ा दें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने भारत के हर नागरिक को अच्छा बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए ईक्यू का कॉन्सेप्ट सबको समझाना, उसको सबको बताना, तो ये जो है वो जरूरी है। और ईक्यू के जरिए किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है संभव भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं ईक्यू जो है वह ईक्यू को समझना क्या है, ईक्यू के किस बारे में है, ईक्यू की जानकारी क्या है और ईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, यह सब सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को जानकारी है, ये इतना तो सब जानते हैं। संवेग के बारे में तो सभी जानते हैं कि संवेग क्या होता है, संवेग के बारे में सभी जानते हैं, बट संवेग के जरिए हम बुद्धि कैसे बना सकते हैं, संवेग के माध्यम से हम बुद्धि कैसे बना सकते हैं, यह जानकारी नहीं। तो हम जो है इसी के बारे में आज समझेंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि जो इमोशनल क्वोशेंट्स है, यानी जो ईक्यू है, जो आईक्यू है और जो ईक्यू है, आईक्यू और ईक्यू, ये दोनों का जब हम मापन करते हैं, जैसे मापन करते हैं आईक्यू का सूत्र क्या होता है, तो आईक्यू का सूत्र होता है आईक्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम आईक्यू जांच करते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि MA मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CA। जैसे हम यहाँ इसको करते हैं, वैसे ही सेम फॉर्मूला हम ईक्यू का भी फॉर्मूला करते हैं। ईक्यू बराबर क्या होगा, ईक्यू बराबर, तो यहाँ पे हम करेंगे MA का मतलब क्या है, MA की जगह में हम क्या लेंगे, EA नहीं, यहाँ पे मानसिक आयु की जगह पे हम क्या करेंगे, इसका इमोशनल आयु मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, मतलब इमोशनल एज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CA। ये इसका सूत्र होगा, जैसे यहाँ पे MA है, यहाँ पे बस E हो जाएगा, जैसे इसका सूत्र निकालते हैं वैसे इसका भी सूत्र निकालते हैं। सेम यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम EQ निकालने का, जैसे हम IQ का फार्मूला निकालते हैं वैसे EQ का भी फार्मूला निकालते हैं। दोनों को इस तरह का पैमाना इसका भी है, इसी पैमाने के आधार पर जो है हम EQ भी निकालते हैं और EQ निकाल करके ये प्रदर्शित करते हैं कि कैसा EQ हो सकता है। चलिए तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं EQ के बारे में। तो हर व्यक्ति जो है वह, हर व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, तो उसकी बुद्धि पर। जो भी कोई व्यक्ति अगर वह सफल व्यक्ति है तो उसकी सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है कि वह उसने कितनी उपलब्धि करी है और उसकी बुद्धि कितनी है, इस पर जो है डिपेंड करता है। जिसकी बुद्धि अधिक होती है वह जिंदगी में उपलब्धियां भी अधिक करता है। यानी अगर कोई सफल व्यक्ति उसकी सफलता बुद्धि पर निर्भर करती है, अब ये बुद्धि कैसी क्या होगी, IQ, और क्या होगी EQ। बुद्धि कैसी होगी, IQ और EQ और EQ के रूप में उसकी जो है वो बुद्धि होती है। अब यहाँ बात करते हैं, अब जो है बात करते हैं कि सबसे इसके पहले तो खाली IQ की संरचना हुई थी, IQ को लोग जानते थे IQ क्या होती है। IQ के बारे में ही 19वीं सदी से 18वीं सदी से 19वीं सदी 19वीं से 20वीं सदी तक जो है इसमें IQ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई, IQ पर विस्तार में बात हुई कि IQ क्या होता है और IQ से कैसे व्यक्ति का बुद्धि बढ़ता है, इस पर चर्चा हुई। बट EQ के बारे में तब तक कोई नहीं जानता था,
तब तक कोई नहीं जानता था, खाली जो है इमोशंस के बारे में जानते थे, संवेग के बारे में जानते थे। जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ईक्यू की कोई संरचना संकल्पना नहीं निकाली हुई थी, संकल्पना नहीं निकाली थी। बट इसके पहले आपको पता होगा कि एक सामाजिक बुद्धि का काम किया हुआ था। सामाजिक बुद्धि आपको पता होगा कि किसने किया हुआ था। सामाजिक बुद्धि के रूप में जब बुद्धि की संरचना बताई गई थी, तो बुद्धि की संरचना में सामाजिक बुद्धि भी एक चर्चा करी हुई थी। थॉर्नडाइक ने बताया हुआ था। थॉर्नडाइक ने बताया हुआ था सामाजिक बुद्धि भी होती है, सामाजिक बुद्धि भी किसी कोई चीज होती है तो सामाजिक बुद्धि में बताया हुआ था। सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने चर्चा करी हुई थी, इसका इतिहास में पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने बताया हुआ था कि सामाजिक बुद्धि होती है, बट उतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे बात करते हैं जो आईक्यू है। आईक्यू जब आधुनिक जीवन में, जब आधुनिक विज्ञान में शोध हुआ, जब आधुनिक शोध में यह पाया गया, आधुनिक शोध में पता गया कि अगर कोई व्यक्ति सफल कैसे होता है, तो सफल व्यक्ति पर शोध किया गया। सफल व्यक्ति के पीछे पीछे क्या हाथ होता है, कोई सफल व्यक्ति के पीछे हाथ क्या होता है, यानी सफल व्यक्ति कैसे सफल होता है, तो उसके पीछे कहा गया इन दोनों में से, ईक्यू और आईक्यू में से क्या किसका ज्यादा रोल है। तो यहाँ पे देखा गया कि मात्र 20% ही जो है बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को मात्र 20% ही बताया गया। आईक्यू को मात्र 20% बताया गया, और वहीं जो ईक्यू है, ईक्यू को बाकी को 80% जो था वह ईक्यू को बताया गया। यानी अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति सफल कैसे होगा, वह खाली 20% अपने इससे होगा, आईक्यू से होगा, और 80% कैसे होगा, वह ईक्यू से होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, हम बात करें आईएएस की, हम बात करें बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट की, हम बात करें साइंटिस्ट की, या हम बात करें पायलट की, या हम बात करें डॉक्टर की, ये लोग सबसे प्रखर माने जाते हैं। ये लोग सबसे प्रखर माने जाते हैं, सबसे प्रखर बुद्धि के माने जाते हैं। यानी प्रखरता इनके अंदर में कुट कुट के भरी होती है। बट यह नहीं है कि यह लोग जो है, यह लोग बुद्धिमान है तो यह लोग सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छे होंगे या बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सके। तो आईएएस, पीसीएस या साइंटिस्ट या पायलट या डॉक्टर, यह लोगों के लिए भी क्या है, अगर इनको और अच्छा सफल बनाना है, अगर लोगों को मैनेज करना है तो इनको क्या जरूरत है, इनको 80% जो बाकी का जो चीज है इमोशनल क्वोशंट, वह भी इनको आना चाहिए, तब जाकर के यह अच्छा प्रखर व्यक्ति बन सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे आईक्यू जो है 20%, किसी भी व्यक्ति की सफलता में 20% जो आईक्यू निर्भर करती है, और जो 80% वह ईक्यू वह निर्भर करती है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं। तो आईक्यू और ईक्यू के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्या है आईक्यू और क्या है ईक्यू, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे जो हमारा लेटेस्ट है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हावर्ड गार्डनर को पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा हम हावर्ड गार्डनर को पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि को पढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार का इंटेलिजेंस उन्होंने सुझाया हुआ था, हावर्ड गार्डनर ने। और फिर हम इमोशंस की चर्चा करेंगे, इसी में दोनों में हम चर्चा कर लेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हावर्ड गार्डनर की बुद्धि। यहाँ कर लेते हैं बुद्धि, यहाँ एक तरफ कर लेते हैं बुद्धि। तो बात कर लेते हैं बुद्धि की, एक तरफ करेंगे बुद्धि गार्डनर के अनुसार, गार्डनर के अनुसार। दूसरी तरफ हम बात करेंगे मैकडूगल के 14 संवेग, मैकडूगल के 14 संवेग, हम इनकी चर्चा करेंगे, 14 संवेगों की चर्चा करेंगे, 14 संवेगों की चर्चा करेंगे। 14 संवेग जो है उसी में से लेंगे, पूरी 14 की तो बात नहीं करेंगे, बट उसी में से लेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे बात करते हैं, यह जो है, अब ये बुद्धि से कितना होता है, 20% होता है। बुद्धि से कितना होता है, 20%, मैंने पीछे बताया। और यहाँ पे जो अगर इमोशंस है, इमोशनली इंटेलिजेंस कितना व्यक्ति होता है, 80% होता है। इमोशनली इंटेलिजेंस व्यक्ति है तो कितना होगा, 80% होगा। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस है तो 80% अपने अपने को बढ़ा सकता है। वहीं जो है अगर कोई व्यक्ति खाली बुद्धि है तो बुद्धि से खाली 20% ही अपनी प्रगति को कर सकता है, 20% ही। तो यहाँ बात करते हैं, अब हमने अलग अलग प्रकार के बताए हुए थे, क्या क्या, तो भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल, स्थानिक बुद्धि, शरीर गतिकी, बॉडीली काइनेस्थेटिक, शरीर गतिकी, के बाद संगीत बुद्धि, फिर अंतर्वैयक्तिक,
अंतरावैयक्तिक, वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी। ये जो है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इसमें छूटा है, एक छूटा भी। तो एक एक इसमें एक और होगा, क्या है जरा आप खोज करके बताइएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे ही ये क्या है, ये बुद्धि गार्डनर की बुद्धि है, गार्डनर की बुद्धि है, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शरीरगत की बुद्धि, संगीत बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक और प्रकृति बुद्धि। अब ये तो बुद्धि है, बुद्धि इन बुद्धियों से क्या है, वह 20% या 20% का जो है वह खाली बुद्धि कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। जबकि जबकि बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं एक सकारात्मक संवेग और एक नकारात्मक संवेग, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। अगर सकारात्मक संवेग वो लेके जाए, अगर वह सकारात्मक संवेग लेके जाए तो क्या बनेगा, इसको इसके जरिए वो अच्छा बन सकता है। तो सकारात्मक संवेग क्या हो सकता है, जैसे सम्मान, वो सम्मान के हिसाब से रहने लगे, सुखी रहने लगे, सुख के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से वह भक्ति करे, वह मित्रता करे, भक्ति करे, मित्रता करे, स्नेह करे, स्नेह करे, दया करे, सिंपैथी इंपैथी, श्रद्धा करे, श्रद्धा करे, करुणा करे। तो ये सब क्या है, इससे कोई व्यक्ति अपने आप को 80% तक लेके जाता है। नकारात्मक जो है, नकारात्मक को कम करना है। नकारात्मक क्या क्या, तो नकारात्मक जैसे कायरता, कायरता को कम करना, घृणा को कम करना, घृणा को कम करना, भय को कम करना, क्रोध को कम करना, क्रोध को कम करके, भय को कम करके, ईर्ष्या को कम करके, ईर्ष्या को कम करके, जलन को कम करके, जलन को कम करके, और क्या, वह गर्व, गर्व है, गर्व को भी कम करके, और अधिकार, अधिकार, इन सभी को कम करके, इन सभी को कम करके क्या कर सकता है कोई व्यक्ति जो है वह सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकता है, सकारात्मकता की तरफ वह बढ़ सकता है। तो ऐसे ये जो जो बुद्धि है, यहाँ पे हमारा कहने का बस तात्पर्य यही है कि बुद्धि, जो बुद्धि है, बस मात्र बुद्धि से ही कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, वह सफल नहीं होता है। उसके लिए क्या है, वह इमोशंस, वह अगर यहाँ पे अपने आप को बैलेंस कर लेता है, अगर यहाँ पे बैलेंस कर लेता है तो अपने आप को और बुद्धिमान वह समझने लगेगा, वह और बुद्धिमान हो सकता है। तो चलिए, यहां तक हमने समझा इमोशंस को और बुद्धि को समझ लिया हमने, इमोशंस को और बुद्धि को समझ लिया। इसमें एक और पॉइंट है, वो नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम्म चलते हैं आगे, अब आगे की बात करते हैं, इमोशंस को और समझते हैं थोड़े और उदाहरणों के जरिए, और कॉन्सेप्ट के जरिए समझते हैं बुद्धि का प्रत्यय, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय क्या होता है। हाँ, नैतिक बुद्धि, नैतिक बुद्धि नहीं उसमें। हाँ, अब हम पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि के प्रत्यय की, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय क्या होता है। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय समझते हैं, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय क्या होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति, अभी मैंने पीछे बताया कि कोई व्यक्ति जो है अगर अपने आप को उसने मैनेज कर रखा है, अपने आप को उसने मैनेज कर रखा है, और वो पूरी तरह से वह अपने इमोशंस को उसने कंट्रोल कर रखा है, और वह उसी हिसाब से अगर कार्य करता है, उसी हिसाब से कार्य करता है, तो क्या होगा, वह व्यक्ति सफल व्यक्ति कहलाएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय क्या प्रत्यय है, यानी कॉन्सेप्ट। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। हाँ, उसमें एक व्यक्ति, एक और था, आप उसमें मैंने एक छोड़ दिया हुआ था, उसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक। नैतिक बुद्धि तो मैंने बता दिया था। हाँ, अस्तित्ववादी बुद्धि, हाँ सही बात है, अस्तित्ववादी बुद्धि। उसको जो आपने कहा नैतिक बुद्धि, उसको कहते हैं अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ये वाली बुद्धि उसके उसके अंदर नोट कर लीजिएगा। चलिए, अस्तित्ववादी बुद्धि को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय क्या है, संवेगात्मक बुद्धि के प्रत्यय को समझते हैं।
संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय क्या है उसको समझते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है? स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता। इसका मतलब क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि का मतलब क्या होता है कि स्वयं की दूसरों की स्वयं की दूसरों की भावनाओं स्वयं की दूसरों की भावनाओं स्वयं की दूसरों की भावनाओं अथवा अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने के लिए। यहां एक शब्द है नियंत्रित करना। नियंत्रित करने को संवेगात्मक संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी क्या कि अपनी अपनी भावना हो, अपने आप की भावना हो, हमारी भावना हो, चाहे किसी दूसरे की भावना हो, उनको क्या करना है? उनको और संवेगों को समझना है, व्यक्त करना है तथा उनको नियंत्रित करना है। जब हम नियंत्रित कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? वही संवेगात्मक बुद्धि कहलाएगा। अगर हम दूसरी बात में करें, दूसरे शब्दों में करें, तो दूसरे शब्दों में क्या हो सकता है? तो दूसरे शब्दों में हो सकता है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मान लीजिए या कोई परिस्थिति है, यह कोई परिस्थिति है, इस परिस्थिति के आधार पे हम अपनी यानी मैं अपनी या यहाँ पे कोई और इनकी मेरी भी भावनाओं को इस परिस्थिति में मैं अपनी भी भावनाओं को समझ रहा हूं और इनकी भी भावनाओं को समझ रहा हूं। दोनों की भावनाओं को समझ रहा हूं, दोनों को नियंत्रित कर रहा हूं। दोनों की भावनाओं को समझना, दोनों की भावनाओं को नियंत्रित करना और उसी के आधार पे अपनी क्षमता विकसित करना तथा उसी आधार पे निर्देशित करना और संयमित रह करके सोच तथा मार्गदर्शन लेके आना, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। चलिए इसको हम एक अलग तरीके से समझते हैं। यानी यहाँ पे जैसे यह है स्वयं की भावना तथा अपनी भावना तथा दूसरों की भावना को किसी परिस्थिति में अपनी भावना दूसरों की भावना को किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में समझना, पहचानना, नियंत्रित करना, निर्देशित करने। यहाँ पे क्या है? किसी परिस्थिति में समझने, पहचानने, नियंत्रित करने एवं निर्देशित करने की क्षमता ही जो है वह क्या होती है? वह संवेगात्मक बुद्धि होती है। उसे ही संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी क्या कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी भावनाओं को तथा दूसरों की भावनाओं को दूसरे की भावनाओं को समझे, उसको पहचाने, हम भी अपनी भी भावनाओं को पहचाने, दूसरे की भावनाओं को पहचाने और उसी हिसाब से उसको निर्देशित करें, अपने स्वयं को निर्देशित करें, उसको गाइड करें, अपने आप को स्वयं को गाइड करें और उसको नियंत्रित करने। यह सब की कला अगर किसी व्यक्ति के अंदर में अगर ऐसी कला है, ऐसा स्किल है, वही व्यक्ति क्या होता है? वही व्यक्ति संवेगात्मक बुद्धि को प्राप्त करता है, उसी के पास संवेगात्मक बुद्धि होती है। या नहीं कि हमारे पास कोई स्थिति आई और हम घबरा गए, तो घबराने की स्थिति में क्या होगा? हम जो है अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको लेता हूं, एक एग्जांपल आपको बताता हूं। यहाँ पे मैंने कहा इस एक परिस्थिति में, यहाँ पे किसी परिस्थिति में अगर हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए तो हम संवेगात्मक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैं घर से निकला, घर से आया, सुबह आया तो पड़ोस में जो है झगड़ा हो गया। मान लीजिए मैं सुबह निकला, पड़ोस में झगड़ा हो गया, जैसे ऑफिस में आकर के और जो है झगड़ा हो गया, और झगड़ा सुबह ही दिमाग खराब हो गया, तब तक कोई और एक मेरा कोई भाई है या कोई व्यक्ति है, वो आया और वो कह रहा है कि यार मेरा बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया, या घर में जो है वो घर में ऐसा कोई एक सिचुएशन घटित हो गई है, या कोई कह दे कि मेरा भाई फेल हो गया है, ये तो सुबह मूड खराब है। दूसरा ये कह दिया कि मेरा भाई फेल है, या घर में किसी प्रकार की कहानी हो गई है या कुछ हो गया है। अब ये सब जो है
एक तो मैं पहले से ही डिप्रेस हूं, मैं पहले से ही परेशान हूं, ऊपर से जो है सुबह सुबह किसी ने मूड खराब कर दिया है, वो मूड खराब हो गया। तीसरा ये, चौथी ये, एक साथ में कितनी सारी कंडीशन आ गई, एक साथ में बहुत सारी कंडीशन आ गई, और मैं सही निर्णय लेने के लिए नहीं हूं। मैंने कहा कि मैंने भाई को जो चीज देनी हुई थी, या अपने जिस भी अपने प्रिय को जो चीज देनी हुई थी, मैंने कहा तुझे नहीं देना, चल, फेल हो गया। यानी उसका कारण कहां से आया? उसका कारण आया कि वो जो संवेग उसके अंदर में चल रहा है, उस संवेग को उसने नियंत्रित नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति अपने उस संवेगों को नियंत्रित कर ले, मैनेज कर ले, जब वो मैनेज कर लेगा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में जो हार्डनेस है, हार्डनेस को डाइवर्ट कर ले, हार्डनेस को, जो जटिलता है उस हार्डनेस को अगर डाइवर्ट कर ले, डाइवर्ट करने के बाद वो अपने आप को मैनेज कर ले, वही व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंस होता है। या नहीं, सब ये नहीं है कि संघर्ष नहीं आने वाला है, संघर्ष जीवन में हर जगह है, हर जगह है। उस संघर्ष को आपको मैनेज करना पड़ेगा, हमको मैनेज करना पड़ेगा। जो वो मैनेज कर लिया वही इमोशनली इंटेलिजेंस है, और वह लगातार अपने आप को निरंतर अपनी सफलता को लेके जाएगा, वो निरंतर सफलता को लेके जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे, पहले तो संवेगात्मक बुद्धि कम होती है, बट जैसे जैसे आप बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपके पास सिचुएशन भी आने लगेंगी। पहले सिचुएशन को कोई दूसरा हैंडल करता था, बट आप जैसे से अपने आप को बढ़ेंगे, अपने पैर पे आएंगे, आप किशोरावस्था जैसे वयस्कावस्था में, वयस्कावस्था जैसे और अपनी अपनी लाइफ में जैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास और हार्डनेस आने लगेगी, और जटिलताएं आने लगेगी। जटिलताएं आने लगेंगी तो वहां पे अगर आपके पास कोई भी काम आएगा, कोई भी काम आएगा, तो आपका इमोशनली इंटेलिजेंस ही काम आएगा, वो आपका सामवेगिक बुद्धि ही काम आएगी। वहां पे अगर आपने मैनेज कर लिया है तो आप अपने आपको निरंतर सफलता की तरफ बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ तो आप जाएंगे, एक तरफ से हाथ छूटा, एक ने हाथ छूटा, दूसरे ने हाथ छोड़ दिया, तो तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे को पकड़ लिया, वो तीसरा कितने दिन तक चलाएगा, तीसरा भी कितने दिन तक चलाएगा? तीसरा वाला कहेगा कि अच्छा चल काम हो गया, खत्म, हट हट जा, तो वो तीसरा वाला भी करेगा कि काम हो गया, या जब तक तुम्हारा काम है तब तक तीसरे वाले के पास रहे, फिर वो भी कम हो गया। तो ऐसे ही तीसरा चौथा कितने दिन तक, 3 4 5 को ऐसे ही आप पकड़ते जाएंगे। तो पकड़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक दिन आएगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं करेंगे, जितने लोग हैं आपके पीछे, जितने लोग पीछे थे, वह सारे पीछे वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो ऐसी जगह पे क्या है, आपको समय से ही, शुरू से ही सभी को मैनेज करके चलना चाहिए। सभी को जब मैनेज करके चलेंगे तो आपका आने वाले समय में हर समय आपका उज्जवल भविष्य रहेगा, और उज्जवल भविष्य रहेगा तो आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि हर दिन कोई ना कोई सिचुएशन आती है, हर दिन, मैंने पहले ही बताया कि हर दिन हम संवेगों से झेलते हैं, हमको क्रोध आती है, हमें ईर्ष्या आती है, हमको जो है तकलीफ आती है, हमको भय लगता है, हमको डर लगता है, ये सब हमको हर दिन आते हैं। बट उस हर दिन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। जो बैलेंस करके नियंत्रित करके चले, वही क्या होगा, वह इमोशनली इंटेलिजेंस व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने को सक्सेस बनाने के लिए, अपने को सक्सेस बनाने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंस माने जाते हैं। तो मैंने वही आपको एग्जांपल दिया कि व्यक्ति का, जैसे मैंने अपना ही एग्जांपल दिया कि मैं घर से निकला, या मैं कहीं से निकला और मैं परेशान हो गया, सुबह सुबह परेशान हो गया, और चारों तरफ से पूरा दिन जो है वो परेशानी भरा हो गया। तो अगर मैं उसमें अपने आप को मैनेज ना करूं तो मेरे हाथ से जो बनने वाली चीज है वो भी बिगड़ जाएगी, और जो बिगड़ी हो तो बिगड़ी है ही। तो ऐसी जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सब्र से, बहुत ही पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जब हम पेशेंस से काम लेंगे तो हमारा काम हर कुछ संभव हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक भी है, उसके आगे चर्चा करेंगे। तो ऐसे बात करते हैं कि एक सक्सेस व्यक्ति, एक कोई सक्सेस व्यक्ति है, हम बात करें अगर कोई सक्सेस व्यक्ति, सफल व्यक्ति है, मैंने आपको बताया भी कि सफल व्यक्ति है, तो सफल व्यक्ति के लिए मैं, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में बस इतना ही परसेंट, इतना परसेंट मतलब क्या, 20% आईक्यू का रोल होता है। बाकी कितना, बाकी का जो ये सभी रोल है, ये रोल कितना है, 80% ईक्यू का रोल होता है। कोई भी सफल व्यक्ति है, सफलता जो है, सक्सेस कब आती है, सक्सेस कब आती है, ये इस ग्राफ के आधार पे आती है कि 20% जो है वो 20% आईक्यू होता है, और 80% क्या होता है, ईक्यू होता है। जो कोई भी व्यक्ति अपने कंपनी में हो, चाहे अपने घर पे हो, चाहे परिवार में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे दोस्तों के साथ में हो, चाहे मित्र के साथ में हो, चाहे जहां भी हो, अगर वो अपने आप को सामाजिकता के रूप में अगर अपने आप को मैनेज कर लिया है तो वह सफल व्यक्ति कहलाएगा। एक कोई व्यक्ति, यहाँ इमोशनली इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया कि रोज पढ़ रहे हैं, रोज पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ के पंडित भी नहीं हुए, पढ़ के पंडित भी नहीं हुए, पढ़ लिए इतना कि पागल हो गए, तो पागल होने पर आईक्यू तो है आपके पास, बट आपके पास समाज नहीं है, आपके पास समाज नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। तो क्या होगा, आप कहीं भी जाएंगे तो लोग आपको जानेंगे नहीं, भाई आप कौन, आप कौन, आप कौन, तो वो नहीं कहेगा, वो बोलेगा कि अच्छा हम ये पढ़ के आएंगे। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति को कहा गया कि अच्छा जरा सूत्र बताना। उसकी मम्मी ने कहा कि कंपनी में चले जाना। एक बस छोटा सा एग्जांपल है, ये सफलता पे है, इमोशनल जो है इसी के ऊपर है। एक बार मैं कहीं इसको पढ़ रहा था, एक लड़का अपनी माँ का बहुत दुलारा था। यह एक लड़का है, यह लड़का अपनी माँ का बहुत दुलारा था। माँ जैसा कहती थी तो वैसा ही करता था। यह
माँ जैसा कहती थी, माँ के कहने पर ये सारा कुछ काम करता था, और ये बहुत ही प्रखर बुद्धि का था, प्रखर बुद्धि का था, यानी इसका आईक्यू 130 के ऊपर था। इसका आईक्यू जो था वो 130 के ऊपर था। तो मम्मी जैसा कहती थी, बेटा ये बनना है, बेटा वो बनना है, बेटा वो बनना है, बेटा ये बनना है, तो बेटा 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 मम्मी के आधार पे पूरा चलता था। तो मम्मी के आधार पे चलता था। तो मम्मी ने क्या किया, एक इंजीनियरिंग में मतलब वहां पे इसको दाखिला दिला दिया, यानी इसको बीटेक करने के लिए इसको जो है इसको कर दिया। तो ये बीटेक कर लिया, वहां से बीटेक करने के बाद क्या किया, अब इसी के साथ में इसका एक और मित्र था, जो मित्र बहुत ही बैक बेंचर था। इसका एक मित्र था, बैक बेंचर था, और वह लगभग एवरेज का था, यानी उसका आईक्यू जो है 100 था। 100 था, ये बैक बेंचर था, ये हमेशा पीछे रहता था। कभी कभी जब पास होने की कैटेगरी आती थी, पास होने की कैटेगरी यहाँ पे ये वाला बच्चा यहाँ होता था 95% पे, और ये वाला बच्चा यहाँ होता था 40% पे। तो ये वाला बच्चा यहाँ होता था, और ये वाला बच्चा यहाँ होता था। देखिए ध्यान करिए, मैं पॉइंट को नोट करा रहा हूँ। ये माँ का बच्चा, ये दुलारा है, आईक्यू भी इसका अच्छा है। तो यह माँ इसको बीटेक स्कूल में दाखिला देती है, जैसा कहती है, बेटा आज ये खाना, बेटा आज वो खाना, बेटा ये करना, बेटा वो करना। माँ को फोन करके, माँ कपड़ा पहन लू, माँ ये कर लू, माँ वो कर लू, माँ आज ऐसा हुआ, माँ वैसा हुआ। सारी बातें किस पर डिपेंड, माँ के ऊपर। माँ जैसा कहेंगी वैसा ही करेगा, माँ जैसा कहेंगी वैसा ही करेगा। तो माँ का क्या हो गया, स्टीरियोटाइप का हो गया। आईक्यू तो है, हर समय वो 95% लेके आता है। तो माँ का दुलारा, टीचर का दुलारा, जैसा स्टीरियोटाइप का वैसा ही काम करता था। अब यहाँ पे यह जो है ये बिल्कुल फ्री। कौन, ये जो बैक बेंचर था, इसी स्कूल में भी पढ़ता था, बैक बेंचर था। तो बैक बेंचर था, बिल्कुल फ्री, आता था, पढ़ता था, घर चला जाता, आता था, पढ़ता था, घर चला, लोगों के साथ में, सोसाइटी के साथ में रहता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब पास हो गए, पास होने के बाद एक कंपनी में ये भी गए, दोनों इंटरव्यू देने के लिए गए। तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोफाइल है, इसका प्रोफाइल हाई था। ध्यान करिए, इसका प्रोफाइल हाई था। मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान करिए, इसका प्रोफाइल हाई था। इसको जो है टॉप लेवल के लिए इसको जो है सीईओ का पोस्ट मिल गया, कंपनी में सीईओ का पोस्ट मिल गया इसको, जो एक टॉप लेवल का था, तो इसको सीईओ मिल गया। और अब ये वाला जो व्यक्ति था, इंटरव्यू में ये भी देने गया, इंटरव्यू ये भी दिया, तो बिल्कुल फ्री होकर के, जो भी आप दे दो। इसने बोला कि हमको तो ये चाहिए, तो प्रोफाइल के आधार पर इसको तो मिल गया। ये वाले बोला हमको जो भी दे दो भाई, कंपनी में काम करना है, हमको खाली कंपनी में रख लो। अगर आप कहोगे ना चाय पिलाने के लिए, मैं चाय भी पिला दूंगा। तो कंपनी में इसने भी, ये बीटेक किया हुआ व्यक्ति कंपनी में पहुंच गया, ये भी कंपनी में दाखिला ले लिया। तो कंपनी में दाखिला ले लिया, यह चाय पिलाने लगा, कंपनी में चाय पिलाने, मतलब पोस्ट वही है, काम क्या कर रहा है, चाय पिलाने का। और यह काम क्या कर रहा है, सीईओ कर रहा है। अब सीईओ के पास, इसके पास ईक्यू नहीं है, इसके पास आईक्यू है, और इसके पास ईक्यू है। इसके पास ईक्यू है, कंपनी में रह करके चाय बेचते चाय का करते करते पूरी कंपनी कैप्चर कर ली इसने, पूरी आने वाले समय में पूरी कंपनी इसने कैप्चर कर ली। और ये खाली क्या क्या रह गए भाई साहब, खाली भाई साहब सीईओ ही रह गए, वो वहीं तक रह गए। आईक्यू में क्या है, वहीं तक व्यक्ति रह जाता है, या उससे डिमोशन होता है, प्रमोशन नहीं होता है। आईक्यू वाला, जो ईक्यू वाला व्यक्ति है, आईक्यू वाला होता ही रह जाता है। आईक्यू वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपना समाज जब बढ़ा लेता है, तो पूरी चीजों को मैनेज करने लगता है, हर चीजों को एक्वायर कर लेता है। इनसे जितना लोग, इनके जो लोग हैं वो भी प्रसन्न नहीं रहते थे, जबकि ये जैसा कहते थे सारे मानते थे। ये वाला क्यों, क्योंकि इस पास सोसाइटी है। इस वाले बच्चे के पास, जो ये बी वाला बच्चा है और ये वाला बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, बट इसके पास खाली वो जितना पैसा कमा रहा है स्टीरियोटाइप का, बट ये बी वाला पैसा, इसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये बी वाला पैसा क्या है, ये बहुत बढ़िया बन गया। तो अब यह क्या है, अब यह क्या, इसने पहली बार कहा कि भाई आ गए यहीं, तो फिर दूसरी बार अब क्या क्या कह रहा है, पूरी कंपनी में उसका मालिक हो गया, मतलब पूरी कंपनी में या उसका हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और देता हूं, कहीं मैंने एक एग्जांपल और पढ़ा हुआ, ईक्यू पर ही ये सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल, इतना तो आप समझ गए। आगे चलते एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी पर एक और एग्जांपल है, शायद राजस्थान का एग्जांपल है कहीं का, दो लड़के थे, ए और बी, दो लड़के थे, ए और बी दोनों लड़के थे। तो क्या हुआ, एक ने कहा कि भाई हमको तो जो है वो नौकरी करनी है, हमको पीसीएस बनना है, हमको जो है पीसीएस निकालना, हमको आईएएस बनना है, तो ये तैयारी करके, ए वाला तैयारी करके आईएएस बन गया। जबकि बी वाला कहा भाई कुछ भी, जो भी मिल जाएगा कर लेंगे, हमको इतना बड़ा मेहनत नहीं करनी है। तो ये क्या किया, ये धीरे धीरे जो है वो नेता की कैटेगरी में आ गया, ये नेता बन गया, यानी या पॉलिटिशियन बन गया। अब पॉलिटिशियन बन गया, तो पॉलिटिशियन में लोगों के साथ में रहते इसके पास ईक्यू और इसके पास आईक्यू, और इसके पास आईक्यू। तो ईक्यू और आईक्यू वाला, इससे पहले ये जो दोनों थे, तो बीच में आए, एक बार इंटरव्यू देने के लिए गए,
इंटरव्यू देने के लिए गए, इंटरव्यू में देगा तो ये जो है इंटरव्यू दे रहा था, ये इंटरव्यू दे रहा था, मतलब ये भी दे रहा था और ये भी दे रहे थे। बोले कि तेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई, तू तू छोड़ दे, तेरे से कुछ नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं भाई, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, हमें नौकरी देना थोड़ी है, हम नौकरी करने नहीं आए। तो अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी आल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस, सही बात है ऐसे। बस अब यहाँ पे क्या है, अब एक समय ऐसा आया, एक समय आया कि इसको, एक समय आया कि एक स्टेज पर जो है नौकरी और ऑफर देने का काम, ये जब पॉलिटिशियन बन गया, ये सांसद बन गया, तो इसको अवार्ड देने का काम, इसको अवार्ड देने का काम कौन कर रहा है, ये बी वाला कर रहा है। इसको अवार्ड देने का काम, यानी वो जो कुछ देना है, जो कुछ देना है, कौन दे रहा है, यह बी वाला दे रहा है। तो बी वाला दे रहा है, कैसे दे रहा है, बी वाले के पास क्या है, आईक्यू तो है ही, आईक्यू बराबर है, हर व्यक्ति के पास लगभग 85 से 100 तक आईक्यू होता है, जो एवरेज होते हैं 85 से 100 तक का एवरेज होता ही है। अब 85 से 100 तक का कुछ लोगों के पास ज्यादा होता है, बट उनके पास ईक्यू नहीं होता। अब ये इसकी पूर्ति, जो बाकी का जो कमी है, वो पूर्ति अपने ईक्यू से कर सकता है, तो ईक्यू वाला व्यक्ति और आगे जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना ईक्यू मेंटेन करके रखना चाहिए, ईक्यू मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर अपना ईक्यू मेंटेन करके रखे तो क्या होगा, वह व्यक्ति सफल व्यक्ति कहलाएगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वह नौकरी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो। अगर वहां पे बच्चे का, अगर उसका व्यक्ति का ईक्यू मेंटेन है, वो अपने आप को ईक्यू को सकारात्मक रूप में लेके जा रहा है, तो अपने आप को मेंटेन कर सकता है। ये सारे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे सफलता की ओर। अब यहां से हम समझ लेते हैं बुद्धि संवेगात्मक जो है, संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा, संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा ले लेते हैं। प्रत्यय मैंने आपको समझा दिया, संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा समझ लेते हैं कि बुद्धि की परिभाषा क्या है। ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल है जहां पे कि आप समझ सकते हैं। उसमें एक और एग्जांपल है, एक और इसी पे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये मैं ये एग्जांपल, ये जो है परिभाषा बता लूं, फिर एक एग्जांपल और आपको बताता हूं। यहाँ पे गोलमैन, गोलमैन जो है वो सबसे फेमस माने जाते हैं। गोलमैन की परिभाषा, गोलमैन को ही वो क्रांति लाने वाला कहा जाता है, गोलमैन को ही। इसमें गोलमैन को, ये आप समझ के रखिएगा, अगर भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि से रिलेशन किसका है, तो संवेगात्मक बुद्धि से रिलेशन जो है वह गोलमैन का है। गोलमैन के आगे, हालांकि गोलमैन उसके प्रणेता नहीं है, उसके पहले प्रणेता कोई और है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा। बट गोलमैन को क्रांति लाने का काम जो है गोलमैन का नाम है, गोलमैन का नाम क्रांति लाने का आता है। तो चलिए गोलमैन के अनुसार परिभाषा लेते हैं। गोलमैन जी क्या कहते हैं, गोलमैन जी ने 1998 में अपनी परिभाषा दी। तो परिभाषा में कहा जाता है कि वह यह कहते हैं कि व्यक्ति या अपने एवं दूसरे के भाव को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके संबंधों में संवेग को प्रतिबंधित करने की योग्यता है। क्या है, ईक्यू, यानी इमोशनल ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति अपने, जब व्यक्ति अपने एवं दूसरों, जब व्यक्ति अपने एवं दूसरों के भावों को पहचानने, दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को निर्देशित, पहचानने की क्षमता, पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को, अपने आप को अभिप्रेरित, अपने आप को अभिप्रेरित करके संबंधों, अपने आप को अभिप्रेरित करके संबंधों में संवेग, संबंधों में संवेग को प्रबंधित करता है, मैनेज करता है, प्रबंधित करता है या प्रबंधित करने की योग्यता है। क्या है, ईक्यू, ईक्यू क्या हटा लीजिए, यहाँ ईआई अपने एवं दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता तथा अपने आप को अभिप्रेरित करके संबंधों में संवेगों को प्रबंधित करने की योग्यता है। यानी कोई भी, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास अगर ईक्यू है, तो ईक्यू का मतलब क्या होगा कि वह व्यक्ति अपने भावों को, दूसरे के भावों को वह समझता है, पहचानता है तथा उन दोनों से अपनी क्षमता को प्रेरणा भी लेता है कि हमारे पास कितनी क्षमता, हम कितना काम कर सकते हैं, उससे प्रेरणा भी लेता है और उसी हिसाब से अपना कार्य करता है, संवेगों को मैनेज करता है, प्रबंधित करता है। और इसी प्रबंधित करने की योग्यता क्या कहलाती है, वह ईक्यू कहलाती है। जो जितना अच्छा प्रबंधित कर लेगा उसकी ईक्यू उतनी ही अच्छी होगी। यानी जो प्रबंधित करके अपने आप को लगातार ऊंचाइयों पर जाता रहेगा, लगातार ऊंचाइयों पर जाता जाएगा, उसका ईक्यू उतना ही अच्छा होगा, उसका इमोशनल कोएफिशिएंट उतना ही अच्छा होगा, यानी वह इमोशनली इंटेलिजेंट उतना ही होगा।
उतना ही अच्छा होगा जो अपने आप को मैनेज कर लेगा। ये था किसका, गोलमैन के अनुसार परिभाषा। वही बात करते हैं बार ऑन के अनुसार परिभाषा। बार ऑन, बार ऑन, बार ऑन की परिभाषा 1977 के अनुसार, 1997 1997 के अनुसार ये क्या कहते हैं, तो ये भी कहते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि द्वारा, मतलब संवेगात्मक बुद्धि द्वारा यह वह क्षमता परावर्तित होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन, कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन पर्यावरणीय चुनौतियों, पर्यावरणीय चुनौतियों, पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाना, के साथ निपटा जाना, के साथ निपटा जाना और सफलता प्राप्त करना, और सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, प्राप्त करना EI है। यानी दिन प्रतिदिन की पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जाना और सफलता प्राप्त करना ही क्या है, वह EI है, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है। जो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की क्षमताएं में, दिन प्रतिदिन के जितने भी वेग संवेग हैं, उन वेग संवेगों से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पार पा लेता है, उन चुनौतियों को अगर कंप्लीट कर लेता है, तो क्या है, वह व्यक्ति हमेशा क्या होगा, वह इमोशनली इंटेलिजेंस होगा। इसीलिए मेरी आप सभी से यह विनती है कि अपने आप को बिल्कुल मैनेज करके रखिए, कहीं भी एग्रेशन होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हाथ को खुला रखिए, हाथ को खुला रखिए, तो आप क्या है, अपने आप को कहीं भी ढाल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप खाली स्टीरियोटाइप हो जाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो खाली अपने आप को खाली मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते हैं, वह व्यक्ति कहीं के नहीं रह जाते हैं। उनके पास भले कितनी भी थोड़ी बहुत बुद्धि हो, तो वह कहीं के नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो है इमोशनली इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे टीचरों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बुद्धि कितना काम करती है, मात्र 20% ही काम करती है। 80% क्या है, वह ईक्यू काम करती है। ईक्यू काम करती है। ईक्यू बहुत जरूरी है, समाज बहुत जरूरी है। समाज में, समाज के साथ में मैनेज करना जरूरी, समाज भी नहीं, समाज में आपको मैनेज करना, अपने आप को संतुलित करना, आप कितना कर पाते हो, वह सबसे बड़ा जरूरी है। तो चलिए, तो यहाँ पे इतना हम बात किए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एग्जांपल में मैं कह रहा था, यहीं पे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। इसी पे इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक और एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल और बता करके फिर आगे की बात करता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का, दो लड़के थे, बहुत ही फेमस है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का, दो लड़के थे, एक लड़का ये था, दूसरा लड़का ये था, दोनों लड़के, ये दोनों लड़के क्या हुए कि ये दोनों लड़के, ये था, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इनको इनको एक कॉलेज में एडमिशन लेना था। यहाँ पे एक कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज, कॉलेज में एडमिशन लेना था। एडमिशन लेने गए, तो एडमिशन लेने गए तो यहाँ कॉलेज के बाहर एक रिसेप्शन था। कॉलेज के बाहर एक रिसेप्शन था, यहाँ पे रिसेप्शन बैठा हुआ व्यक्ति, रिसेप्शन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो रिसेप्शन से ये लोग मिलने गए। तो ये वाला व्यक्ति, जो ए वाला व्यक्ति है, ये वाला व्यक्ति आया इसके पास आया और इसको मिला, बोला हेलो हाय हाउ आर यू, फाइन। अच्छा, मेरे को ना ये यहाँ पे एक फॉर्म दे दो, मेरे को एक फॉर्म दे दो, मैं फला का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ये हूँ, और मेरे को दे दो। और ये कौन है तुम्हारा मैनेजर, कौन है, जरा उनको बुलाओ और मेरे को एक फॉर्म दे दो, और मेरे को इसमें पैसा लेना, एडमिशन लेना है, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। अब रिसेप्शन वाले ने बोला कि भाई सर, यहाँ पे एडमिशन की सीट फुल हो चुकी है, और अगर आपको आना होगा तो मैनेजर जो है वो शाम को आते हैं, 8 बजे आते हैं, तब मिलना। बोले नहीं, मेरे को फॉर्म दे दो, अभी मेरे को चाहिए, ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मेरे को अभी चाहिए, मेरे को दो। ये रिसेप्शन से झगड़ गए। रिसेप्शनिस्ट ने बोला आई एम सॉरी सर, मैं आपका अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म मेरे पास नहीं है, फॉर्म अंदर है और फॉर्म की सीट फुल हो चुकी है, पूरी फुल हो चुकी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। बोले कैसे नहीं कर सकते, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है, हमारा राइट है, हम ये हैं, वो फला है, दुनिया भर की बातें। ये इनसे झगड़ गया। किनसे झगड़ गया? ये वाला बच्चा इनसे, रिसेप्शन से झगड़ गया। अब झगड़ गया, साथ में ये भी था, साथ में ये वाला भी था। ये क्या है, ये पूरी कहानी को देख रहा है, पूरी कहानी को देख रहा है। बोला इसको, भाई जाने देना, चलना भाई, जाने देना, चलना जाने दे, तो जाने दे। अब ये क्या है, यह जो है इसके साथ में इसको समझा रहा है, नहीं मान रहा है, तो ये गुस्सा होकर के, ये झड़क पड़ करके बाहर आ गया, यहाँ से ये वापस आ गया, वापस अपने घर आ रहा है। अब यहाँ पे ये थोड़ी देर यहाँ पे रुक करके, जा करके उसको प्यार से बोला दीदी मैडम, दीदी मैडम भैया, यहाँ पे रिसेप्शन मैनेजर फीमेल है, तो फीमेल को बोला दीदी मैडम,
जब कोई सीट खाली हो ना, प्लीज कोई भी सीट खाली हो ना, प्लीज हमको बहुत जरूरत है, और कोई भी सीट खाली हो तो बस एक इन्फॉर्म करिएगा, फोन करिएगा, और मैं हाजिर हो जाऊंगा। और दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, कॉलेज बहुत बढ़िया है, मेरी इच्छा भी बहुत है, और प्लीज मेरी बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे करिएगा। तो वहां पे पोलाइटली बात किया, उसने पोलाइटली बात किया, और दीदी बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, दीदी प्लीज ना, अरे क्या, हम कहाँ कह रहे हैं हमको एडमिशन चाहिए, अब नहीं है तो हम मैनेज, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बट ना ये वो ऐसे ही है लड़का, उसको छोड़ जाने दो, हाँ हमको ना बस बस इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अगर होगा तो हम आ जाएंगे। तो क्या है, वो उसको लगा यार ये झगड़ा नहीं कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है, तो मैनेज करने पर ही तुरंत इसने अपना वहां रिसेप्शन पे अपना नंबर नोट करा दिया, नंबर उसने लिया भी नहीं, वहां बोला कि दीदी आप नहीं ले रहे, आप बिजी है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप दिन भर बिजी हैं, और दिन भर बिजी होने पर आप आपके अंदर भी इसने बोल दिया, और आप आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, जैसे ही कोई सीट खाली होगी मुझे इन्फॉर्म करना। अब इतने से ही अचानक अचानक एक सीट खाली होती है, एक सीट खाली होती है, तो सीट खाली होने पर किसको मिला, इसको मिला, जो ये वाला लड़का है इसको मिला, इस वाले लड़के को नहीं मिला, इस वाले लड़के को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसका व्यवहार कैसा है, इसका व्यवहार रूडली है, यह खाली अपने बुद्धि को जानता है, और ये क्या है, इसने अपना ईक्यू इस्तेमाल किया, इसने अपना इमोशनली इंटेलिजेंस, अपना ईआई इस्तेमाल किया, इसने इमोशनल इंटेलिजेंस यूज किया, इमोशनली इंटेलिजेंस यूज करने पर जो सीट दोनों को नहीं मिलने वाली थी, वह एटलीस्ट एक सीट इसको मिल गई, एडमिशन इसको मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ईक्यू की मदद से, ईक्यू की मदद से, ईआई की मदद से, ईआई की मदद से लोग कर लेते हैं। और आई मतलब जो अपना इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वह बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं कर पाता, जबकि संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति उसको कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे जीवन में घटित होते हैं, और ऐसे ही हमको भी चाहिए कि हम अपने अपने चीजों को मैनेज करके चले, ताकि हम हर जगह पे अपनी चीजों को प्राप्त कर सके। देखो ऊंचाइयों तक पहुंचना, ऊंचाइयों तक कोई भी है वो पहुंच जाएगा बहुत आसान से। ऊंचाइयों तक अगर आप पहुंच गए, आप तेजी से जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहुंचना बहुत आसान है, पहुंचना बहुत आसान है, बट यहाँ पे बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक बरकरार रहना बहुत मुश्किल है। आप पढ़ते बारी पढ़े, ग्रेजुएशन पढ़े, फला पढ़े, ढिमका पढ़े, एमका पढ़े, जितना भी पढ़ा आपने पढ़ लिया, सब कुछ आपने पढ़ लिया, पढ़ते आप एक जगह पे आए कि अपने आप का आपको जो है ईगो आ गया, हम तो ये है, हम तो फला है, हम तो ढिमका है, हम तो ये कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे, जबकि जबकि आप अभी कुछ नहीं है, अभी आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक आप अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके आगे भी बड़ी कहानी है, इसके आगे बड़ी कहानी है, यहां से यहां तक पहुंच तो गए हैं, बट यहाँ के भी आगे मैनेज होना, यहाँ बैलेंस होना वो बहुत कठिन है। तो ऐसे ही नहीं तो क्या होगा, जितनी तेजी से आप चढ़े हैं उतनी तेजी से आप क्या करेंगे, उतर भी जाएंगे, ढरक भी जाएंगे, उतनी तेजी से ढरक भी जाएंगे, उतनी तेजी से गिर भी जाएंगे। तो यह जो है बहुत ही मैनेज करने वाली बात होती है। तो ये यहाँ पे मैनेज करने वाला काम कौन करता है, वह ईक्यू वाले लोग करते हैं। जो ईक्यू जिसके पास होता है वही लोग कर पाते हैं। जैसे जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं जो पहुंचे हैं टॉप लेवल पे, उनके पास ईक्यू बहुत बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो ईक्यू वाले व्यक्ति अपने आप को मैनेज करके रखते हैं। तो ऐसे ही ये ईक्यू के बारे में मैंने बताया आपको, कई सारे एग्जांपल्स मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईक्यू और क्या है उसको समझ लेते हैं। ईक्यू और क्या है उसको समझ लेते हैं। हाँ, तो अब यहां से बात समझते हैं कि ईक्यू का विकास कैसे होता है, संवेगात्मक बुद्धि आती कैसे है। संवेगात्मक बुद्धि कैसे आती है तो उसको हम कई रूपों में समझते हैं, कई रूपों में समझते हैं। संवेगात्मक बुद्धि कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे कैसे कहां कहां जाती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि अपने आप में और दूसरे में सटीक भावनाओं को सही ढंग से करने की क्षमता है। संवेगात्मक बुद्धि क्या है, अपने आप में, अपने आप में और दूसरों में, अपने आप में और दूसरों में सटीक भावनाओं को, सटीक भावनाओं को सही ढंग से सही ढंग से करने की क्षमता है, सही ढंग से करने की क्षमता है। क्या, यह ईक्यू, ईक्यू क्या है, यहाँ ईआई, ईआई, ईआई क्या है, तो ईआई है अपने आप में और दूसरों में सटीक भावनाओं को सही ढंग से व्यवस्थित करने की क्या है, यह क्षमता है। अब आगे बात करते हैं और क्या है, तो सोच और सुगम बनाने के लिए, सोच को सुगम बनाने के लिए, सोच को सुगम बनाने के लिए, यानी जो हमारी थिंकिंग है उसको और एक्सेसिबल बनाए, सुगम बनाने के लिए भावनाओं को, सोच को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग करना,
भावनाओं का उपयोग करना। भावना ये नहीं कि अभी हमको चाहिए तो अभी लाओ, नहीं, ऐसा नहीं। भावनाओं का उपयोग करना, करना भी क्या है, वह करना या करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या है, वह ईआई है। और क्या है, और है भावनात्मक भाषा और भावनाओं द्वारा व्यक्त संकेत। भावनात्मक भाषा एवं भावनात्मक भाषा एवं भावनाओं द्वारा, भावनाओं द्वारा व्यक्त संकेत, व्यक्त संकेत भी क्या है, वह ईआई है, वह ईआई है, वह समझिए, समझना भी वह ईआई है। वहीं विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता, विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता, विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता, भावनाओं को प्रतिबंधित करने की क्षमता, भावनाओं को प्रतिबंधित करने की क्षमता। ये इतने क्या है, यह संवेगात्मक बुद्धि है, यानी अपने आप में और दूसरों में सटीक भावनाओं को सही ढंग से प्रेषित करना, सोच को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग करना, भावनात्मक भाषा और भावनाओं द्वारा व्यक्त संकेत को समझना, विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता और भावनाओं को प्रतिबंधित करने की क्षमता, ही क्या है, वह संवेगात्मक बुद्धि है। तो संवेगात्मक बुद्धि में जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया है, जो दूसरों की भावनाओं को समझा है, जो भावनात्मक संकेतों को भाप लिया है, भाप लिया और उसी हिसाब से नियंत्रित करके काम कर रहा है, वही क्या होगा, वही इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। और इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा सफल होता है, और उसके बच्चे जो जिसको भी पढ़ा रहा है या जिसके बीच में काम कर रहा है, वह उसके आदर सत्कार हमेशा करते रहेंगे। तो ऐसे ही इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसा होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं, इसका इतिहास क्या है। इमोशनली इंटेलिजेंस का जो है वह संवेगात्मक बुद्धि आई कहां से और किस रूप में। अगर ये हो गया तो आगे चले, ये हो गया तो आगे चले। यहां से हम समझते हैं, थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट टॉपिक है, बहुत ही रिसेंट टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है। तो इमर्जिंग टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। इस पे एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आपको एग्जाम में जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे बात कर लेते हैं इसका इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ। ओके, इतिहास शुरू कर लेते हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास कहां से हुआ, तो इतिहास सबसे पहले जो है 19वीं सदी में, 19वीं सदी में 19वीं सदी में किरकेगार्ड, 19वीं सदी में किरकेगार्ड, किरकेगार्ड जी ने, किरकेगार्ड ने मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से बताया। किरकेगार्ड ने बताया, किरकेगार्ड ने मनुष्य की पहचान, मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से बताया, मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से बताया। कहा कि मनुष्य की जो पहचान है उसकी भावनाओं से होती है, 19वीं सदी में। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे आए, थोड़ा और आ गए तो 1920 में, 1920 में थॉर्नडाइक ने, 1920 में थॉर्नडाइक ने, मैंने बताया ही, थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि बताया, सामाजिक बुद्धि का निर्माण किया। मतलब इन्होंने अपनी बुद्धि में सामाजिक बुद्धि का भी वर्णन किया, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि बताया। वही जब और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 1940 में, 1940 में डेविड वेसलर, डेविड वेसलर ने सामाजिक ने, उन्होंने भी कहा, डेविड वेसलर ने, इनका वेसलर इंटेलिजेंस भी काफी फेमस है। डेविड वेसलर ने, डेविड वेसलर ने कहा कि व्यक्ति की सफलता उसके बौद्धिक पक्ष से नहीं, उसके संवेगात्मक पक्ष से होती है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की सफलता, व्यक्ति की सफलता उसकी बौद्धिक पक्ष से नहीं, बौद्धिक पक्ष से नहीं, कैसे होती है, तो सांवेगिक पक्ष से होती है, सांवेगिक पक्ष से होती है। यानी वह अपने अपने संवेगों को जितना उसने मेंटेन कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, सारे लोगों की फीलिंग को, भावनाओं को जो समझा है, वही क्या होगा, वह सफल होगा, सांवेगिक पक्ष से होती है। आगे करते हैं, आगे बात करते हैं 1940 में। फिर 1950 में, 1950 में जो है वो बात करी अब्राहम मास्लो ने, अब्राहम मास्लो ने, अब्राहम मास्लो ने कहा, अब्राहम मास्लो, इनका पर्सनालिटी का थ्योरी जो है वो फेमस है। अब ये मास्लो, मास्लो जी ने कहा कि भावनात्मक, इन्होंने भावनात्मक पक्ष को जो ज्यादा बताया,
भावनात्मक पक्ष को बताया, भावनात्मक पक्ष को बताया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे में जाकर के 1990 में दो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिनके नाम से जाना जाता है। 1990 में दो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, इनको याद रखिएगा, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। दो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था पहला पीटर सेलाव और दूसरे का नाम था जॉन मेयर। ये याद रखिएगा, इस पर प्रश्न आते हैं। पीटर सेलाव और जॉन मेयर, इन दोनों ने, दो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक पीटर सेलाव और जॉन मेयर ने पहली बार बुद्धि में ये संवेगात्मक बुद्धि को बताया। पहली बार संवेगात्मक बुद्धि को बताया, पहली बार संवेगात्मक बुद्धि को बताया इन लोगों ने कहा। अब इसी को, ये जो उसको शिखर पर पहुंचाने का काम, किसने किया? तो इसी को शिखर पर पहुंचाने का काम जो है वह किसने किया? अब ये जो इन लोगों ने बता दिया, सुझाव दिया, पीटर सेलाव और जॉन मेयर ने सुझाव दिया, तो अब इस संवेगात्मक बुद्धि को वर्तमान में लोकप्रियता और शिखर पर पहुंचाने का काम, वर्तमान में लोकप्रियता एवं शिखर पर पहुंचाने का काम जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन, जिनकी परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी थी, इन्हीं को कहा जाता है अक्सर इमोशनल क्वेश्चन देने का काम, इन्हीं को, डेनियल गोलमैन को। इनकी पुस्तक आई अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन की एक पुस्तक आई। उस पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि की पुस्तक, डेनियल गोलमैन की पुस्तक का नाम था क्या? तो संवेगात्मक बुद्धि। पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि डैश डैश, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? ये उसमें उन्होंने, ये उनकी प्रश्न था। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण, ये पुस्तक उनकी आई, जिसमें जो है यहीं से वह लोकप्रिय बने। ये पुस्तक है, यहीं से वह लोकप्रिय बने और यहीं से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत प्रखर पर आया। तो इसलिए इसका जो श्रेय है वह श्रेय किसको जाता है? यह डेनियल गोलमैन को, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1995 में दिया। 1995 में इसका कॉन्सेप्ट 1995 में दिया। तो याद रखिएगा, जो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए सब याद रखिएगा कि 19वीं सदी में किरकेगार्ड ने मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से बताया। 1920 में थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि बताया। 1940 में डेविड वेस्लर ने बताया कि सफलता जो है वो बौद्धिक पक्ष से नहीं जबकि सामूहिक पक्ष से होती है। 1950 में अब्राहम मास्लो ने कहा कि भावनात्मक पक्ष को बताया। फिर 1990 में वही दो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में संकल्पना बताई, तो वह थे कौन? पीटर सेलाव और जॉन मेयर। उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? उसको आगे बढ़ाने का काम जो है वह डेनियल गोलमैन ने किया, डेनियल गोलमैन। और इन्हीं के नाम से इनकी पुस्तक जो है ये बुद्धि लब्धि, यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये पुस्तक थी। इस पुस्तक जो 1995 में आई और यहीं से यह ये जो इंटेलिजेंस, ये अपना इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत प्रखर पर, बहुत ऊंचाई पर आया और पूरी दुनिया में फैल गया, जहां से लोग इसको समझने लगे, इमोशनल इंटेलिजेंस को लोग समझने लगे और इसका यूज करने लगे। तो इसलिए ये पूरी कहानी, आपको ये पूरी हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए। चलिए, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अब थोड़े और एक आध जो है स्टडी हुई है, उन स्टडी के बारे में समझ लेते हैं। एक आध स्टडी हुई है, उस स्टडी को समझ लेते हैं थोड़ा। बुद्धि के क्षेत्र में अनुसंधान कुछ में, और वो अपने टीचिंग फील्ड में अनुसंधान हुए हैं। तो टीचिंग फील्ड में अनुसंधान जो हुए हैं उसको एक अनुसंधान हम ले लेते हैं। एक अनुसंधान हुआ टीचिंग फील्ड में, तो उनको किया हुआ
एवा जस्टिस रोमोल्ड ने, एवा जस्टिस रोमोल्ड ने एक अपना जो है स्टडी किया 2007 में। 2007 में एक स्टडी करी, उसमें वो उन्होंने किस पर स्टडी करी, तो कुछ बीएड कर रहे बच्चों पर, कुछ बीएड कर रहे बच्चों पर उन्होंने एक स्टडी करी, और उसमें जो है उन्होंने अध्ययन किया, देखा कि उच्च प्रशिक्षण के तालीमार्थियों में जो अगर ट्रेनिंग दे दी जा रही है तो भावनात्मक कौशल, स्व जागरूकता, भावनात्मक अभिव्यक्ति, अन्य दूसरे रचनात्मक कौशल का विकास हुआ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे 2 टेस्ट लिए, 2 ग्रुप लिए बीएड के बच्चों पर, 2 ग्रुप लिए। एक बीएड का ग्रुप था, बीएड का एक ग्रुप था, ये ग्रुप, और बीएड का दूसरा ग्रुप था बी ग्रुप। इन्होंने क्या किया, इन बच्चों पर, ए बच्चों पर जो है सारी बातें भावनात्मक कौशल को और स्व जागरूकता को क्या किया, तो भावनात्मक कौशल, स्व जागरूकता, भावनात्मक कौशल, स्व जागरूकता, भावनात्मक अभिव्यक्ति, इन सबकी ट्रेनिंग दी, इन सबकी बीएड में ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद तथा एक और रचनात्मक कौशल भी थे, रचनात्मक कौशल, इन सभी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने पर, और इनको इतनी ट्रेनिंग नहीं दी गई, इनको बी वाले ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो देखा गया कि जो हायर ज्यादा ट्रेनिंग दी गई उसका असर बच्चों पर, जब ये टीचर बन के गए तो इसका असर जो है इनके बच्चों पर दिखाई दिया, और ये अपने भविष्य में अच्छे टीचर बन के निकले, और अच्छे सफल टीचर बन के निकले। ये अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का ज्यादा इन्होंने इस्तेमाल किया। तो कौन, जिन पर ये सारी ट्रेनिंग दी गई, जिन पर इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई, भावनात्मक कौशल की, स्व जागरूकता की, भावनात्मक अभिव्यक्ति की, रचनात्मक कौशल की, इनसे वह जो है एक अच्छे टीचर बनकर के निकले। तो ऐसे ये कौशल जो है वह बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना फायदेमंद है और कितना यह जरूरी है एक सफल व्यक्ति बनने के लिए या एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। तो ये जो है ये अनुसंधान था। आगे चलते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस आता कैसे, आएगा कैसे, आएगा एक बहुत ही बढ़िया कविता है, दोहा भी है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर होत निशान। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभ्यास, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम कुछ दिनों पहले पढ़ रहे थे, तो इस कोरोना पीरियड में, मैं अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था और न्यूज में भी आ रहा था, कोरोना पीरियड में, कौन से पीरियड में, इस कोरोना पीरियड में एक जो सबसे बहुत अहम, ये तो आया, ये ऑनलाइन लर्निंग तो आई है, ऑनलाइन लर्निंग के अलावा भी एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा उभर के आया हुआ है। क्या लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी बहुत उभर के आई है। ये लाफ्टर थेरेपी ये उभर के आई है, यानी जहां देखो वहां पे लाफ्टर थेरेपी, यानी खुशियां भी, जो खुशियां है, हंसी को भी निकालना पड़ रहा है। तो हंसी को निकालना पड़ रहा है, कैसे निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ पे थेरेपी के माध्यम से। तो लाफ्टर थेरेपी एक जगह, एक सेंटर है, उस सेंटर पे जाकर के लोग हा 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 खूब हंस रहे हैं, हंसने की कला निकाली जा रही है। तो हंसना तो एक नेचुरल आता है, बट हंसना नेचुरल जो है वो लोग इस पूरी भीड़ भाड़ में ये पूरा रस में लोग भूल गए हैं। तो भूल गए तो आएगा कैसे, आएगा प्रैक्टिस से। कैसे, संवेगात्मक बुद्धि को, अब हम इसी पे आधार लेते हैं संवेगात्मक बुद्धि को। तो संवेगात्मक बुद्धि को अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से क्या है, बढ़ाया जा सकता है। ईक्यू को बढ़ाएंगे कैसे, बढ़ाना कैसे, तो बढ़ाएंगे कैसे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस 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 कितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कहां करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बिंदु है, उन पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बिंदु है। ईक्यू को बढ़ाने के लिए क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस किस पर करना है, तो प्रैक्टिस किस पर करना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। किस पर प्रैक्टिस करना है, सबसे पहला बिंदु है प्रैक्टिस करने का, क्या, सबसे पहला बिंदु है सेल्फ अवेयरनेस। क्या, सेल्फ अवेयरनेस, आप कौन हो, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहला काम है सेल्फ अवेयरनेस पर प्रैक्टिस करना कि आप हो क्या, आप क्या हो, आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पहले अपने आप को पहचानो, कि मैं कहा हूं, क्या मैंने ये काम किया हुआ है या मैंने काम नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो आप ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे।
अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे। क्या वाकई में मैंने ये सब कुछ किया हुआ है, या वाकई में ये सब रायता मैंने फैलाया हुआ है, या वाकई में किसी और ने फैलाया हुआ है। तो किसी और ने फैलाया उसको स्वीकार लो और अपने आप को कंट्रोल कर लो। किसी और ने किया हुआ, चलो कोई बात नहीं, उसकी ऐसी सोच थी, उसने कर लिया, तो उसको स्वीकार लो। और दूसरा व्यक्ति अगर हमने किया हुआ है तो हमने किया, तो हम उसको क्या करें, सुधारें। तो ऐसे सेल्फ अवेयरनेस पहले लेके आना, सेल्फ अवेयरनेस लेके आना कि हम कहां पे हैं, किस कैपेसिटी में, हमारी क्षमता कितनी है, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उस पर क्या करना, प्रैक्टिस 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 करना कि अपने आप को सबसे पहले पहचानना, सबसे पहले पहचानना। और दूसरा क्या, सेल्फ रेगुलेशन करना। दूसरा पॉइंट है सेल्फ रेगुलेशन की। आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, खुद से रेगुलेट करना पड़ेगा। सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियंत्रण। क्या, आत्मनियंत्रण या आत्मनिगमन। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण कह सकते हैं या आत्मनिर्भर इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी है सेल्फ निगमन, यानी हम आपको अपने आप को खुद ही कंट्रोल करें कि बहुत ज्यादा हम ये कोशिश करें कि बहुत ज्यादा जो है हमारे से किसी का दिल ना दुखे, हमारे से किसी का जो है वह नुकसान ना हो, या हम किसी को भूला भरा ना कहें, हम उनकी भावनाओं को समझें। तो जितना हम लोगों की भावनाओं को समझेंगे, जितना भावनाओं को लोगों को कदर करेंगे, जितना हमारा सोसाइटी बढ़ेगी, उतना ही हम एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। अगर हम जीवन में आए हैं, सफल व्यक्ति बनने आए हैं तो हो जाएगा, नहीं तो क्या, अगर हम खाली पैदा हुए हैं, पैदा होकर के कीड़े की तरह कीड़ा होकर के अगर हमको मरना है तो कोई बात नहीं है। जैसे जानवर है, जानवर खाते हैं, पेट भरते हैं और मलमूत्र त्यागते हैं, वैसे ही हम भी खा रहे हैं और पेट भर रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। सुबह हो रही, शाम हो रही, सुबह हो रही, शाम हो रही, तो इतने में काम खत्म हो जाएगा। हम एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, हमारा जो नाम है वह नाम एक नहीं आ पाएगा। तो ऐसे अगर हमको लाना है, सफल व्यक्ति बनना है, तो हमको अपने इमोशनल क्वेश्चंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। अगला जो कौशल है, वो अगला कौशल अगले पर किस पर प्रैक्टिस करनी है, तीसरा जो है वह सामाजिक कौशल पर, जो कि बहुत अहम है, सोशल स्किल। सोशल स्किल, आप लोगों ने सोशल स्किल पर, आप लोगों ने अगर बहुत बढ़िया इस पे एक एग्जांपल है सोशल स्किल पर। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस की, मुन्ना भाई एमबीबीएस की अगर आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो है वह संजय दत्त एक करने वाले को, सफाई करने वाला जो सफाई करता है, सफाई करने वाले को वह क्या करता है, जैसे ही वो उस पर रास्ते से जाता है तो सफाई वाला उसको डांटता है। ये क्या, लोग आकर के डांट देते हैं, हम दिन भर सफाई करते हैं, लोग आकर के इसमें जो कचरा कर देते हैं। तो वो क्या करता है, वो जाता है और उसको जो है गले लगाता है, गले लगाता है, उसको जादू की झप्पी देता है, जादू की झप्पी देता है। तो वह कहता है कि वो क्या कर रहे हो, मेरी कंप्लेन करनी, क्या, जाओ 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 कंप्लेन कर दो, जिसको कंप्लेन करना कर दो। तो कंप्लेन करने के लिए बोलता है, नहीं 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 काका, मैं कंप्लेन नहीं करने आया हूँ, आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो, आप साफ सफाई करने का काम, ये इतना आसान काम नहीं है साफ सफाई करने का काम, साफ सफाई कर रहे हो इसलिए मैं आपको जादू की झप्पी दे रहा हूँ। तो जादू की झप्पी देता है, तो जादू की झप्पी देते हुए ही वह कहता है कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या, बस कर पगले, रुलाएगा क्या। तो ऐसे क्या, वह वहां से वही नहीं, जितने लोग आसपास के देख रहे थे सारे लोग उसकी तरफ प्रेषित हुए। जबकि उसके पास वो डॉक्टरी करने गया था मुन्ना भाई, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसका नाम ही था एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो मुन्ना भाई बीबी बच्चे सहित इसका बाद में नाम पड़ा, मुन्ना भाई बीबी बच्चे सहित, बाद में जब आगे पढ़ा तो इसका नाम आया। बट ये एमबीबीएस बन गया था, डॉक्टर करने आया था, डॉक्टरी करने आया था। उसके अंदर वो डॉक्टरी करने के लिए क्या चाहिए, आईक्यू चाहिए, डॉक्टरी करने के लिए आईक्यू चाहिए, बट उसके पास आईक्यू नहीं था, उसके पास था ईक्यू। उसके पास आईक्यू नहीं था, उसके पास आईक्यू। जितने सारे डॉक्टर थे, सारे डॉक्टर ने, कुछ ऐसे मरीज थे, टिपिकल मरीज थे, कुछ ऐसे टिपिकल मरीज थे कि जिनको कि उन लोगों ने सुधार नहीं पाया, उनके अंदर में जान नहीं फूंक पाया, वो लोग जान नहीं फूंक पाए। डॉक्टर थे, इनके पास आईक्यू था, इनके पास बुद्धि थी, सब कुछ था, इनको हर चीज का चीरा फाड़ा हर कुछ करने आता था, ये नहीं कर पाए। वहीं जो संजय दत्त था उसके पास ईक्यू था, इमोशनल क्वेश्चन था, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस था, ईआई था, इन लोगों के पास इंटेलिजेंस था, इसके पास ईआई था। जब यह उसके अंदर में जान फूंक दिया, कैसे फूंक दिया, उसके पास संवेग था, उसके पास लागणी थी, उसके पास विचार था, उसके पास लोगों के साथ में स्नेह था। जब उसने स्नेह से जोड़ा तो सारे लोग उसकी तरफ आ गए, पूरा का पूरा कैंपस जानते थे गधा है, जानते थे यह जो है वह मुन्ना भाई भी वो क्या है, वह मुन्ना भाई भाई है। भाई मतलब क्या, गुंडा है, गुंडा है पूरा, वो बिल्डिंग को तोड़वाने का काम, खरीदवाने का काम ये करता है। जानने के बावजूद भी लोग उसकी मदद कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके पास सामाजिक बुद्धि थी, उसके पास सामाजिक बुद्धि थी। ये सामाजिक बुद्धि यानी सोशल स्किल भी होनी, सोशल स्किल जितनी होगी उतना ही आपका काम जो है वह बेहतर होगा। तो ऐसे ये सोशल स्किल हो गई। आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला वाला पॉइंट जो है, अगले किस पर प्रैक्टिस करनी है, यानी सामाजिक स्किल आपका सुधारना है। जितना सामाजिक स्किल आपका सुधरेगा उतना ही आप बेहतर इंसान बनेंगे और आपकी प्रगति उतनी ही होगी। आगे चलते हैं, चौथी की बात करते हैं। चौथी बात जो है वह है इंपैथी। इंपैथी 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 से रिलेटेड कई सारे शब्द है। एक है इंपैथी, दूसरा है सिंपैथी। मैं पहले यहां शब्दों का पहले व्याख्या कर देता हूं, फिर आगे बताऊंगा। एक है इंपैथी, दूसरा है सिंपैथी।
दूसरा है सिंपैथी, तीसरा है अपैथी, दूसरा अपैथी और तीसरा है एंटीपैथी। ये चार शब्द हैं, चारों शब्दों को आपको आपको समझना पड़ेगा। एक है इम्पैथी, दूसरा है सिंपैथी, तीसरा है अपैथी और चौथा है एंटीपैथी। एंटीपैथी ये सभी, इन सभी को सुधारना है, इन सभी को सुधारना है। जो एंटीपैथी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चिड़, इसका मतलब होता है चिड़। और अपैथी का मतलब होता है, अपैथी का मतलब होता है जो है वो उदासीनता, उदासीनता। वही सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सहानुभूति। और इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, समानुभूति। अगर आपने ये एंटीपैथी हटा दी, चिढ़ हटा दी, लोगों से चिढ़ करना, लोगों से चिढ़ करना अगर आपने हटा दिया, लोगों से चिढ़ करना, आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, आप निरंतर अपनी प्रगति करने लगेंगे। जहां पे आपका ये ईक्यू आपका 40 था, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जहां पे आपका 40 था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने चिढ़ करना छोड़ दिया, आपने लोगों को स्वीकार करना ले लिया, लोगों से चिढ़ करना छोड़ दिया, स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया, लोगों से जलन करना छोड़ दिया, लोगों से जीलस करना छोड़ दिया, अपने घमंड को आपने हटा दिया। तो हटा दिया तो आप क्या है, आपका ईक्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और सफल व्यक्ति बनने लगेंगे। तो चिढ़ हटाना, पहले एंटीपैथी हटा देना, फिर क्या, अपैथी उदासीनता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, घर में बैठूंगा। भाई घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो शक्ति है, आप उस हुनर और शक्ति को अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, आगे बढ़ पाओगे। तो अपने अंदर की उदासीनता हटाओ, उदासीनता हटाओगे तो आप समाज में जब जाओगे, लोगों की भावनाओं को कदर करोगे, अपनी भावनाओं को प्रेषित करोगे, तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे विकास होगा और आपका जो है वह ईक्यू बढ़ने लगेगा। वही क्या, सहानुभूति। अब सहानुभूति जो है, लोगों के बीच में अगर सहानुभूति दे, ए भाई ले ले पैसा, जैसे आप गए, क्या होता है सहानुभूति के बारे में ले लेते हैं। जैसे आप कहीं स्ट्रीट पे गए, रास्ते पे गए, चौराहे पे गए, वहां पे कोई बच्चा है, वो भीख मांग रहा है, तो भीख मांगने के लिए आपने उसको 10 रुपया दे दिए, 10 रुपया, जाओ भाई 10 रुपया दे दिया, अब ये 10 रुपया लेकर के भाई कुछ खा लेना, कुछ खा लेना। तो यहाँ पे ये नहीं देना, यहाँ पे सहानुभूति नहीं दिखाना, किसी को सहानुभूति नहीं दिखाना, उसको समानुभूति देना है। कोई बात नहीं भाई, तू तू एक काम कर, पढ़ने की उम्र तेरी है, तेरी पढ़ने की उम्र है, तू आ जा, एक काम कर, मेरे विद्यालय में चले जा, वहां पे तेरे मम्मी पापा को बोलना कि ये नंबर ले ले, अपने मम्मी पापा को बोलना फोन करेंगे, फोन करेंगे, तुझे स्कूल में जाना है, तुझे स्कूल में जाना है, तो अभी कहाँ ये काम कर रहा है, इसको स्कूल में पढ़ना है। तो ये क्या है, इसकी समानुभूति हुई। तो समानुभूति देना, जैसे ही आप इसको समानुभूति देंगे, इसको समानुभूति देंगे, ये आपका जीवन भर आपका जो है वो ऋणी रहेगा। इससे संबंधित जितने भी लोग रहेंगे, सारे जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे और आपका मान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। तो ऐसे ही समानुभूति देना, ना कि क्या, सहानुभूति देना। सहानुभूति नहीं चाहिए, सहानुभूति ना दे करके उसको समानुभूति देना। बट क्या, इसको भी रेसिप्रोकल चाहिए। अगर इसने लिया हुआ है, इसको भी रेसिप्रोकल चाहिए, इसको भी सहानुभूति नहीं चाहिए, इसको भी सहानुभूति नहीं देना, इसको समानुभूति देना। तो ऐसे हर कोई व्यक्ति के जरिए क्या है, वह इंपैथी की भावना रखना, समानुभूति की भावना रखना, ना कि सहानुभूति की भावना रखना। सहानुभूति की भावना ना रख करके समानुभूति की भावना जो है वह रखनी चाहिए। तो सिंपैथी को हटा देना, अपैथी को हटा देना, एंटीपैथी को हटा देना, क्या रखना, सहानुभूति को रखना। ये भी क्या है, इस पर भी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। जितना सहानुभूति की भावना को आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका ईक्यू जो है वह बढ़ता जाएगा। और क्या, अब आगे बात आती है मोटिवेशन की। अगली बात, सबसे लंबी बात और सबसे अहम बात, इसमें हमने बहुत सारे प्रश्न भी ले लिए हुए हैं। लंबी बात और अहम बात है, उसका नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन, बाहर मोटिवेशन तो होता ही है, बट इंटरनल मोटिवेशन आपके लिए चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये विल पावर है, मैं करूंगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल होना चाहिए, यानी हमेशा सही होगा, कभी नकारात्मक भावना नहीं लेके आनी है। तो नकारात्मक भावना नहीं आएगी, सकारात्मक भावना आएगी। मोटिवेट जितना होंगे उतना ही आपका क्या होगा, वो लगातार आपका IQ बढ़ता जाएगा। तो इस पर, इन सभी पर क्या करना है, आपको लगातार प्रैक्टिस 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 करना है। तो चलिए, यहां तक बात हो गई। ऐसे ही अपने क्या करनी है, ये सब की मैंने चर्चा कर दी कि आपको जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आना है, वीक पॉइंट घटाना है, और अपना आत्म रेगुलेशन खुद से करना है। लोगों को, अगर किसी ने कोई झगड़ा कर रहा है, मान लीजिए इस पर बात कर रहे हैं कि आत्म रेगुलेशन पे कोई अगर झगड़ा कर रहा है आपके सामने, तो झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं भाई, जाने दो, आप ही अच्छे हैं, आप ही ले लो भाई, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। अब उसको अगर आप भी वहां से झगड़ गए, आप भी आपने उसका जवाब दे दिया, तो क्या होगा, आपकी बात धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। तो बात बढ़ने पर क्या होगा, आपका बात बिगड़ सकता है। तो ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे आप अगर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, रेगुलेट करने पे क्या है कि अगर आप उसको लगातार भी इग्नोर करेंगे तो भी आपका काम होगा खराब। तो वहां पे आप उसको समझाने की भी कोशिश करिए, उसके रास्ते उसको भी मेंटेन करिए। कैसे मेंटेन हो सकता है, तो पूरा बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। तो ऐसे जो है वो रिलेशन भी आपके मेंटेन होना चाहिए, फ्रेंडशिप भी आपका होना चाहिए, ऑफिस वर्क भी आपका मेंटेन होना चाहिए, ये सब चीजें जो आपकी मेंटेन होनी चाहिए। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब बात करेंगे
जो है आगे बुद्धि के 5 तत्व ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पांचों तत्व हो गए। अब बात करेंगे जो है संवेगी बुद्धि और बुद्धि लब्धि में अंतर, बुद्धि लब्धि में अंतर बताएंगे। अब यह भी यहां से हमको पढ़ना है थोड़ा, और थोड़ा सी है, खत्म करेंगे फटाफट, ज्यादा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, थोड़े और है, खत्म कर देते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ताकि आपका आगे का पार्ट न रहे। बहुत ज्यादा कुछ आपने समझ लिया, थोड़ी बात और समझ नहीं रह गई है। चलिए तो आगे चलते हैं, यहाँ तो हो गया। अब बात करते हैं जो है आईक्यू और ईक्यू में क्या फर्क है। आईक्यू और ईक्यू में क्या फर्क है, आईक्यू और ईक्यू में फर्क समझ लेते हैं। एक तरफ लेते हैं ईक्यू और दूसरी तरफ ले लेते हैं आईक्यू। इसमें आईक्यू और ईक्यू में क्या फर्क है, ये मैंने दोनों का फार्मूला बताया, जैसे इसका फार्मूला वैसा इसका भी फार्मूला, दोनों का फार्मूला सेम ही है, ये समझ के रखिएगा। तो इसमें क्या है, अब हम आईक्यू में क्या बात कर सकते हैं, तो आईक्यू में हम दूसरों की भावनाओं को, समूहों को, दूसरे की फीलिंग्स को क्या करते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, आंकते हैं और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इसमें हम दूसरों की भावनाओं को, कोई भी है, दूसरों की भावनाओं को एवं स्वयं की भावनाओं को समझना, नियंत्रित करना, मैनेज करना, ये इसका काम होता है। इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो अपना ही ये मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा यह होता है, मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा होता है। और यहाँ पे वह खुद ही अपनी ही बुद्धि का अपना हुआ निर्माण करता है, यह स्वतः होता है। इसमें किसी और की भावनाओं का कोई समझ नहीं होता है, इसके अंदर जो केमिकल होते हैं उन्हीं केमिकल के आधार पे वो अपना जो है आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे भावनाओं को समझना और प्रबंध करना, इसका क्या होगा, तो भावनाओं को समझना, प्रबंधन करना, भावनाओं को समझना प्रबंधन करना होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें सीखना, तर्क करना, सीखना, तर्क करना, सीखना, तर्क करना, समस्या का हल करना, ये इसमें होता है। इसके जरिए समस्या का हल करना, ये सब बुद्धि से संबंधित होता है। और ये किस से संवेग से संबंधित होता है, ये बुद्धि से संबंधित होते हैं और ये संवेग से संबंधित होते हैं। या संवेग से संबंधित होता है और यह बुद्धि, बुद्धि मतलब संज्ञान, संज्ञान से संबंधित होता है। यह क्या है, यह संवेग से संबंधित होता है और यह संज्ञान से संबंधित होता है। इन सारी खत्म हो गई है। आगे बढ़े, यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें टीम वर्क होता है, इसमें टीम वर्क होता है। और क्या, इसमें नेतृत्व आता है, टीम वर्क आता है, नेतृत्व आता है, सहयोग की भावना आती है, सहयोग की भावना होती है, रिश्ते बनते हैं इसमें, रिश्ते बनते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इससे क्या बनते हैं, इसमें जो है अनुसंधान, कोई व्यक्ति अनुसंधान कर सकता है, विकास कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है, विकास कर सकता है और विश्लेषण कर सकता है। विश्लेषण करता है वो भी कौन, यह भी 130 के ऊपर, 130 आईक्यू वाले के ऊपर, 130 आईक्यू के ऊपर, जो 100 आईक्यू वाला है, जो 100 आईक्यू वाला है उसके लिए तो अगर यहाँ जाना उसके लिए मुनासिब नहीं है, वो अगर यहाँ जाना चाहता है तो उसकी भूल है, उसको ये वाला रास्ता जरूर अपनाना चाहिए, उसको ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए। यहाँ जाएगा तो उसकी भूल कहलाएगी, यहाँ वो उतना तक नहीं जा सकता है, वो अनुसंधान ही करेगा, ना तो वो घर का होगा ना तो घाट का होगा, ना तो ये इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, इधर भी नहीं आ पाएगा ना इधर जा पाएगा। अगर इधर जा रहा है यहाँ तक तो उसकी क्षमता ही नहीं है, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ना तो यह घाट, यहाँ ये घाट है और ये घर है, तो घाट पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा और घर में भी नहीं आ पाएगा, घर में भी नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या है, अगर आपको ये पता चल गया है कि मैं घाट पर नहीं पहुंच सकता हूं, मैं ये अनुसंधान नहीं कर सकता हूं, मैं विश्लेषण नहीं करता हूं, मेरा IQ इतना नहीं है, तो मुझे क्या है, मुझे इसको ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए, अपना EQ मेंटेन करना चाहिए, EQ को बैलेंस करना चाहिए। तो EQ बैलेंस करके आप घर और घाट दोनों बना सकते हैं, घर और घाट दोनों बना सकते हैं, तो घर घाट दोनों को आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि, जैसे हमने IQ पढ़ा था, इसका भी ग्राफ समझ लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का ग्राफ समझ लेते हैं, यह ग्राफ किस तरह से होता है, इसका जवाब कैसे होता है उसको समझ लेते हैं, इसी पे हमको कहानी थोड़ी और समझ में आ जाएगी। कहानी समझते हैं, तो समझते हैं, पहले देखते हैं क्या। मान लीजिए यहाँ पे हमने बात करी थी, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें IQ की बात कर रहे हैं। IQ मैंने इस तरह से बात करा हुआ था, IQ मैंने यहाँ पे बात करा हुआ था, तो ये होता है यार 100%।
यहाँ पे, यहाँ 100 है तो 100 से हम स्टार्ट करते हैं तो -15 की तरफ बढ़ते हैं, इधर +15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये होता है 50%, 50% इधर और 50% इधर, ये होता है। ये है, ये क्या है, ये आईक्यू है, ये आईक्यू है। अब यहाँ पे ईक्यू की बात करते हैं, ईक्यू में क्या होता है, ईक्यू की बात करते हैं। ईक्यू में जो है वो भी इसी तरह से होता है, बट इस तरह से होता है, कैसे होता है, वो इस तरह से होता है, ये भी इस तरह से होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसका इसका जो है 100%, 100% जो होता है वह किधर होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वह 95 से लेकर के 105 तक होता है, 95 से लेकर के 95 से लेकर के 105 तक, 105 ईक्यू, 105 ईक्यू जो है वह कितना होता है, वह नॉर्मल व्यक्ति का होता है, नॉर्मल व्यक्ति का। और वह जो हायर आगे बढ़ते जाता है तो 115, 115 से लेकर के 125 तक, 115 से लेकर के 125 तक जो है वह हायर बढ़ते जाता है। और ये अपने आप को बढ़ा सकता है, आउटस्टैंडिंग यहाँ से और आगे 140, 140 के ऊपर ये बढ़ा सकता है अपने को, तो आउटस्टैंडिंग की तरफ जा सकता है। यहीं पे सबसे कम जो है वो 60 से स्टार्ट होता है, 60। जबकि यहाँ पे कहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 40, 40 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 60 स्टार्ट होता है सबसे कम। वीक, वीक पॉइंट जो होता है, या वीक पॉइंट इसका होता है 60। ईक्यू अगर 60 होगा किसी का तो वो वीक माना जाता है, वीक। वहीं पे 75, 85, 100 ऐसे जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये यहाँ पे, जहां पे यहाँ पे 100 माना जाता था, 100 जो है मिड है, मिड पॉइंट इसका 100 है, यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ भी 100 बट यहाँ पे 95 और 105 माना जाता है। तो ये हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ये जहां पे थोड़ा बहुत ही बढ़ सकता है, इसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ सकता है, ये बढ़ने की संभावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक्स से संबंधित होती है। और ये किससे संबंधित होता है, ये वातावरण से संबंधित होता है। ये वातावरण में जितना आप अपने संवेगों को कंट्रोल कर पाएंगे उतना आप इसको बढ़ा पाएंगे। ये जेनेटिक होता है, इसको आप उतना बढ़ा नहीं सकते, ये किसी समय तक ही बढ़ सकती है। ये थे इसके ग्राफ। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। कुछ मानक परीक्षण भी हैं जो कि यूज करे जाते हैं, कुछ मानक परीक्षण इसमें, इसमें कुछ मानक परीक्षण है वो प्रयोग किए जाते हैं। मैं खाली बता देता हूं, आप जो है उसको, इसका कैसे ईक्यू कैसे निकालेंगे, ईक्यू निकालने के लिए कुछ मानक परीक्षण है। ईक्यू टेस्ट के लिए जो है उसको कहते हैं LEAS पहला। दूसरा जो है उसका नाम है SREIT। तीसरा है SUEIT। चौथा है वही MSCEIT। और पांचवा है, पांचवा को कहते हैं MEIS। ये पांच जो है, ये पांच टेस्ट हैं। ये वाला टेस्ट जो है, ये वाला टेस्ट आया हुआ है 1989 में, और ये वाला टेस्ट आया हुआ है 1998 में, और ये वाला जो टेस्ट आया हुआ है ये आया हुआ है 2001 में, और ये वाला जो टेस्ट आया हुआ है ये 2002 में आया हुआ है, और ये है, ये अननोन है, ये अननोन है। इसको इसको देने का काम एस के मंगल ने किया है। इसको आप लोग खोज लीजिएगा, इसको मंगल ने दिया हुआ है, इसको डॉक्टर डॉक्टर मेयर, डॉक्टर मेयर ने दिया हुआ है, और इसको पामर, पामर एंड पामर एंड स्टॉफ, पामर एंड स्टॉफ ने दिया हुआ है। इसको स्काउट, इसको स्काउट और उनके साथियों ने, उनके साथियों ने दिया हुआ है। इसको जो है लेन, लेन एंड, लेन एंड इन्होंने दिया हुआ है। ये क्या है, ये कुछ टेस्ट हैं, कुछ टेस्ट है। LEAS SRETT। तो LES को कहते हैं लेवल ऑफ इमोशनल अवेयरनेस स्केल, लेवल ऑफ इमोशनल अवेयरनेस स्केल इसको कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, स्विनबॉर्न, स्विनबॉर्न यूनिवर्सिटी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, मेयर, इसको कहते हैं मेयर स्लोवी कार्लोस इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं मंगल इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। लास्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट है, यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट, और यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट। ये थे अलग अलग प्रकार के स्केल। अब यहाँ बात करते हैं इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के तरीके क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं, किस तरह से बढ़ाएंगे, लाभ क्या है। अगर हमने, हमारे पास है इमोशनल इंटेलिजेंस
उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसके पॉइंट समझ लेते हैं। खाली पॉइंट पॉइंट ही समझेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हमने कर ली हुई हैं, खाली पॉइंट ही समझना ताकि फटाफट खत्म कर ले। लाभ इसके देख लेते हैं, इसका लाभ क्या होगा। अगर किसी के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसका लाभ क्या होगा। तो लाभ है पहला, टीम वर्क बढ़ाने में, टीम का प्रदर्शन करने में। आप अपने टीम का प्रदर्शन कर सकते हैं, टीम का प्रदर्शन करने में, टीम का प्रदर्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और क्या, निर्णय लेने में, आप कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेने में तो निर्णय ले सकते हैं अच्छी तरह से। स्वसमृद्धि में, स्वसमृद्धि में अपनी खुद की समृद्धि कर सकते हैं, अपनी खुद की समृद्धि कर सकते हैं, स्वसमृद्धि बढ़ाने में और लोगों में विश्वास बढ़ाने में। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप लोगों में विश्वास अपना बढ़ा सकते हैं, लोगों में विश्वास बढ़ाने में। और क्या कर सकते हैं, लोगों में विश्वास बढ़ा सकते हैं, व्यवसायिक तनाव को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो व्यवसायिक, आप जितना आगे बढ़ेंगे व्यवसायिक तनाव आपका बढ़ता जाएगा, तो व्यवसायिक तनाव को आप कम कर सकते हैं। अगर आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करें तो व्यवसायिक तनाव कम कर सकते हैं, कम करने में। और क्या है, और जो है नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में, आप अपना नेतृत्व क्षमता बढ़ा सकते हैं, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है बढ़ाइए। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं, कुछ इसके शैक्षिक महत्व समझ लेते हैं। ईक्यू के शैक्षिक महत्व, ईआई के शैक्षिक महत्व, ईआई के शैक्षिक महत्व, ईआई के शैक्षिक महत्व क्यों पढ़ना है हमको, इसमें एग्जाम में क्यों आता है शैक्षिक महत्व। ईआई के शैक्षिक महत्व समझ लेते हैं क्या है। तो ये हो गया, तो आगे चलें, फटाफट करते चलिए ताकि कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया है, बस हमको इसका समझ ही करनी है, पॉइंट लिख ले रहे हैं। चले तो हो गया, ये हो गया तो मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, शैक्षिक महत्व को समझते हैं। शैक्षिक महत्व समझते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया, तो पहला तो क्या है इसका शैक्षिक महत्व, अपना कार्यभार, आप कार्यभार के तनाव को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास ईआई है तो अपने कार्यभार को, अपने कार्यभार के तनाव को कम कर सकते हैं। शिक्षक होने के नाते अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अभी तो आप कुछ नहीं है, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जब आप टीचर बनेंगे ना, तो टीचर बनने के बाद आपको और ज्यादा प्रेशर आएगा। तो अपने कार्यभार के तनाव को करने में, कम करने में हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यालय में टीम और काम करने में, टीम के रूप में कार्य करने में। हम समझ रहे हैं, इतना आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके साथ में जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ में मेरी पूरी टीम काम कर रही है। मैं यहाँ पे आपके सामने सुबह शाम कर ले रहा हूँ, तो मेरे पास इतना काम, इतनी शक्ति थोड़ी, इतना एनर्जी थोड़ी है कि मैं सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी हर समय आपके सामने उपस्थित रहूं। बट मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है, वो मेरी पूरी टीम काम कर रही है, तो इस टीम का मैं आभारी हूँ, मैं पूरी टीम का हूँ। और मैं एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे लेके आने के बाद और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी मैं आपके सामने बिल्कुल ऑन द टाइम इस्तेमाल आ पाता हूँ। तो इसके लिए कौन है, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम काम करती है, मेरी पूरी टीम का मैं पूरा सहयोग करता हूं और मेरा पूरा रेसिप्रोकल होता है, मैं उनको उतना सम्मान भी देता हूं। तो सम्मान देता हूं तो इस सम्मान की वजह से मेरी पूरी टीम मेरे साथ में काम करती है। तो ऐसे क्या है, यह टीम के रूप में कार्य करने में। वही क्या है, दूसरों की भावनाओं और संवेगों को समझने और सम्मान देने में, दूसरों की भावनाओं को समझने एवं सम्मान देने में। यह नहीं कि अपना काम बना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, काम बन गया, काम खत्म हो गया, पूरा जितना होना था हो गया, अब वो जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने किसी टीचर की मदद ली, अगर आपने किसी टीचर की मदद ली और आपने उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे आप जहां कलीग के रूप में काम कर रहे हैं, कलीग के रूप में काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद आप आपने बोला कि जरा मेरा होमवर्क पूरा करा देना, जरा मेरे बच्चों को पढ़ा देना, तो मेरे बच्चों को पढ़ा देना, उसने तो पढ़ा दिया। फिर जब आपको उसके बच्चे की पढ़ाने की बारी आई, आपने अगर वहां पे काम नहीं किया तो क्या होगा, वहां पे वो आपका काम नहीं करेगा और वहां पे आपका प्रगति नहीं होगी। तो ऐसे ही जब स्कूल में जाएं तो बच्चों के साथ में भी, टीचर्स के साथ में भी, पूरे माहौल के साथ में आपको अपनी भावनाओं को समझना और लोगों की भावनाओं को समझना तथा उनका सम्मान भी देना चाहिए। वही आगे बात करते हैं, भावनात्मक जागरूकता। भावनात्मक जागरूकता जरूरी है। अगर आप लोनली रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भावनात्मक जागरूकता में वृद्धि करें, वृद्धि करने में और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकाधिक ध्यान देने में, अपने मानसिक स्वास्थ्य का
का भी ध्यान देने में क्या है, या ईक्यू मदद करता है। ईक्यू से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी दूर रख सकते हैं, मतलब उसको मेंटेन कर सकते हैं। और क्या, पर्यावरण के साथ में मेंटेन रखने में, पर्यावरण यानी वातावरण, वातावरण के साथ में चलने में, के साथ चलने में भी यह मदद कर सकता है। तो इतना जो है ये क्या है, इसके शैक्षिक महत्व। चलिए अब बात करते हैं शिक्षक की भूमिका क्या होती है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो क्या भूमिका होगी, एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका होगी आपकी। यहाँ पे ये भी था, शैक्षिक महत्व ही था, शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी उसको समझ लेते हैं। शिक्षक के रूप में क्या भूमिका होगी, तो ज्यादा अच्छी तरह से संवाद करें बच्चों के साथ में, शिक्षक के साथ में, सबके साथ में अच्छी तरह से बात करें, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चे हो, उनके साथ में अच्छी तरह से संवाद करें, अच्छी तरह से संवाद स्थापित करें, संवाद स्थापित करें, यह बहुत जरूरी है। सारे पॉइंट इसी पे एग्जाम आते हैं, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, संवाद स्थापित करने में। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, तो बालकों के संवेगों और भावनाओं को जानने का प्रयास करना। जो बच्चे हैं, बच्चों के संवेगों, बच्चों के संवेगों, भावनाओं को जानने का प्रयास करना, कि वह क्या चाहते हैं, वह क्या चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं, तो उनका प्रयास करना। आगे चलते हैं। तो बालक के जो अभिव्यक्त संवेग हैं, बालक के अभिव्यक्त संवेग को समझने में, बालक के अभिव्यक्त संवेग, अभिव्यक्त संवेग को समझने में, यानी बच्चा किस तरह से अपने संवेगों को प्रदर्शित कर रहा है उसको समझना। संवेगों के अंतर्मन की भावनाएं क्या है, बच्चों के अंतर्मन की क्या क्या भावनाएं हैं, बच्चों के अंतर्मन की भावनाओं को समझना, बच्चों के अंतर्मन की भावनाओं को समझना, अंतर्मन को समझना। यह भी टीचर का क्या होता है, यह रोल होता है, यह उसकी भूमिका होती है। यहाँ पे बदल लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, शिक्षक की भूमिका। ईक्यू में, ईक्यू के विकास में, ईक्यू के विकास में शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, यह इसका हेडिंग है। तो ये इतनी क्या है, अच्छी तरह से संवाद स्थापित करने में, बच्चों के संवेगों भावनाओं को जानने का प्रयास करने में, बालकों के अभिव्यक्ति संवेग और को समझने में, और उनके अंतर्मन को समझने में, तथा बालकों के क्रोध रूपी संवेग को हटाने में, बालकों के क्रोध रूपी, क्रोध रूपी संवेग, संवेग को, संवेगों को क्या करने, स्पर्धा के रूप में, तो मार्गा को मार्गातीकरण, यानी उनको मार्गातीकरण, उनका मार्ग रूट चेंज करके स्पर्धा के रूप में बनाने में, स्पर्धा के रूप में, स्पर्धा के रूप में बदलने में, स्पर्धा के रूप में बदलने में। तो ये भी क्या है, या टीचर के रोल है, बच्चों की भावनाओं को दिशा निर्देशित करने में, बच्चों की भावनाओं को दिशा निर्देशित करने में, दिशा निर्देशित करने में, ये भी क्या है, ये टीचर के रोल है। चलिए, तो टीचर के रोल भी हो गए। अब बात कर लेते हैं, आखिरी जो बात है वह है कि ईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं। तो ईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक वो सभी के समान कारक हैं, वही जो हमने इंटेलिजेंस को कारक पढ़े थे, वही यहाँ पे ईक्यू को भी आ सकते हैं। इतनी सारी बातें हो गई। चलिए अब यहाँ पे समझ लेते हैं ईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक, या इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाले कारक, या ईआई को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए समझ लेते हैं ईआई को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक क्या हो सकता है, तो पहला कारक हम ले सकते हैं, पहला कारक जो होगा वो क्या होगा, बुद्धि। सबसे पहले तो बुद्धि, बुद्धि जरूरी है, बुद्धि जरूरी है। दूसरा क्या हो सकता है, पहला हो गया बुद्धि, दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा होता है परिपक्वता, परिपक्वता, परिपक्वता। तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा होता है मित्र समूह, मित्र समूह, यानी आपका मित्र समूह भी आपका आपके इसमें मदद करता है। मित्र समूह हो गया। फिर आगे बात करते हैं मित्र समूह,
यानी आपको जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे प्रभावित होगा, तो बुद्धि आपकी जितनी रहेगी उसके आधार पे, हाँ उसके आधार पे क्या होगा, बुद्धि बढ़ेगी, परिपक्वता के आधार पे जो है क्या है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगा, और मित्र समूह जो है वो भी बढ़ेगा। साथ साथ में विद्यालयी वातावरण आपका कैसा है, विद्यालयी वातावरण क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, और क्या पारिवारिक वातावरण क्या है, पारिवारिक वातावरण यह भी जो है उसको प्रभावित करता है, पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित करता है। साथ साथ में अधिगम अनुबंधन, अधिगम अनुबंधन, अधिगम अनुबंधन भी मदद करता है, और क्या आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी जो है वह जो है इसमें प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो ये सारे कारक थे वो मैंने आपके सामने क्या किए, प्रदर्शित किए। तो चलिए अब यहाँ से ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस आज यहाँ पे खत्म होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वह सबसे महत्वपूर्ण है। वह आईक्यू से जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस से बढ़ करके होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे संवेगों को कंट्रोल करते हैं। जिसने भी अपने संवेगों को कंट्रोल कर लिया वो हमेशा आगे बढ़ा है। तो आगे बढ़ा है तो आप सभी लोगों के लिए आगे ये बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, ये ज्वलंत टॉपिक है, और ये ज्वलंत टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, आएंगे जीवन में, आने वाली परीक्षाओं में इसके ऊपर आते हैं। आते हैं क्यों आते हैं, क्योंकि इससे जो है आप अपने आप को एक अच्छा बेहतर नागरिक बना सकते हैं। तो बेहतर नागरिक बनाने के लिए इसमें जो 5 पॉइंट मैंने बताए थे वो 5 पॉइंट बहुत जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन, जो 5 पॉइंट है उन पांचों पॉइंटों पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और पांचों पॉइंटों को हमेशा याद रखना है। जो 5 पॉइंट है वो पांचों पॉइंट मैंने आपको बताए हुए थे, क्या, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन मैंने बताया हुआ था, सेल्फ अवेयरनेस बताया हुआ था, सोशल स्किल बताई हुई थी, इंपैथी बताया हुआ था, और मोटिवेशन। ये जो 5 पॉइंट है वो पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं, और उन्हीं पांचों पॉइंट पर प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं, लोगों की भावनाओं की कदर कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं, और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आप निरंतर प्रगति पर जाते रहें। तो ये था आज इमोशनल इंटेलिजेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपके लिए लेते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं आपके लिए। इसमें अगर किसी कोई प्रश्न होंगे तो हमसे पूछ सकेगा। पहले प्रश्न ले लेते हैं।